अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है यकीनी तौर पर, और इसके साथ साथ सुबह की सोच का भी आगाज़ हुआ है। और आज तो बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह रोज़ा भी होगा, और अपनी ख़ास और खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, क्योंकि आज ख़ास दिन है, शब रात थी और लोगों ने इबादत भी की हैं और आज रोज़ा भी रखा होगा यकीनी तौर पर। और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी है हमारे पास आपके लिए, आपको बताने के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तबसरा भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो वीडियो आपने देखी है ना, मैं बात करी थी उसी फयाज दिल सपूते पाकिस्तान की। ये जिनके बेटे थे, और कितना मतलब शेर बाप का शेर बेटा मुझे नज़र आया माशाल्लाह से, जिसने आंसू के बजाय या फिर कोई गम करने के बजाय बड़े फ़ख्र के साथ अपने बाप की कब्र पर गया और वहाँ पर जाकर उसने फूल रखे और बाकायदा बताया। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। दुश्मन जो भी करे, हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खवारिश के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर सैयद मुगीज़ अब्बास का बेटा अपने वालिद की कब्र पर गया, फूलों से सजी कब्र पर खड़ा हुआ और बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि उसके वालिद ने शहादत पाई है। और ये वो लम्हा है जहां दुश्मन की हर साजिश बेमानी हो जाती है, क्योंकि जिस कौम के बच्चे अपने शहीद बाप की कुर्बानी को आंसुओं के बजाय फ़ख्र से बयान करें, उस कौम को शिकस्त कभी भी नहीं हो सकती। और दुश्मन जो भी करे, हमारे हौसले बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये एक शेर बाप का शेर बेटा है, जैसे मैंने पहले कहा। और शौदा की औलादें सिर्फ यादें नहीं, मुस्तकबिल का हौसला भी होती हैं। और यकीन करें कि इस स्टोरी के बाद ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझ भी आती हैं कि हर शहीद के पीछे एक आंसू भी होता है, घर भी होता है, एक उम्मीद भी होती है। लेकिन जब ऐसे बेटे हो ना, तो इंसान का फ़ख्र जो है ना, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, इस जज्बे को आप किस तरह से शिकस्त देंगे और इस वलवले को आप किस तरह से शिकस्त देंगे कि एक बाप की कब्र के ऊपर जाके एक बेटा फ़ख्र से बता रहा है, उनकी कब्र को बाकायदा से एक्सप्लेन कर रहा है, फूलों को बता रहा है, फिर कब्र का नंबर बता रहा है, और वो ये फ़ख्र कर रहा है कि उसके वालिद ने इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और ये चीज़ है जो कि हमें पूरी दुनिया से यूनिक करती है, क्योंकि हमारे जब पायलट जहाज़ चलाते हैं, आसमान की बुलंदियों पे जाते हैं, इसी तरह से बर्री फौज की बात की जाए या बैरी फौज की बात की जाए, वो जब अपने काम पे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो जज्बा होता है वो शहादत का जज्बा होता है। और ये जज्बा हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यूनिक करता है, जहाँ पे दुनिया अपने आप के हवाले से कंसर्न होती है, किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। तो हमें ये होता है कि हम किस तरह से अपनी जान कुर्बान करेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। और ये जो शहीद हैं, इनको एक बार फिर हम इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की। बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 की, क्योंकि कल से शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज सियालकोट स्टैलियंस ने PSL के 11वें एडिशन के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से स्टीव स्मिथ की शमूलियत का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया गया। इस सीज़न में वो पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर दीगर टीम्स की बात की जाए तो उन्हें भी रिटेंशंस का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ अहम रिटेंशंस की बात की जाए तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL की प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान शाहीन अफरीदी को रिटेन किया। लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ फ़खर जमान को प्लैटिनम कैटेगरी से रिलीज कर दिया। कराची किंग्स ने PSL के रिटेंशंस का ऐलान करते हुए प्लैटिनम कैटेगरी में हसन अली को रिटेन किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से प्लैटिनम कैटेगरी में शादाब खान को रिटेन किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम को प्लैटिनम कैटेगरी से रिलीज किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 11 के लिए रिटेंशंस का ऐलान करते हुए प्लैटिनम कैटेगरी में अबरार अहमद को रिटेन किया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी ने कप्तान बाबर आजम को रिटेन करने का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज़ किया है साइम अयूब को। और वाज़ेह रहे कि दो नई टीम्स के लिए खिलाड़ियों को ऑक्शन से कबल रिटेन कर रखने के लिए डेडलाइन 6 फरवरी की थी। सो अभी भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले पहले तमाम तर फ्रेंचाइजेस ने अपनी अपनी रिटेंशन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल जी, ये ऑफिशियली रिटेंशन हुई है, जिसका आपको हसनैन ने बता दिया है। और अब इस रिटेंशन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं कि किस कोर स्ट्रेंथ के साथ, किस प्लानिंग के साथ टीमें सीजन में आएंगी। और जब PSL 10 हो रहा था तो हमने ये बातें डिस्कस की थी कि 11 काफी यूनिक होगा। और मजीद अब यूनिक लग रहा है कि अब आपको शायद पेशावर ज़ल्मी में साइम अयूब खेलते
खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, क्योंकि साइम अयूब को कोई और फ्रेंचाइज पिक कर लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहले ही इनको पिक करेंगे। हारिस रऊफ आपको लाहौर कलंदर में शायद खेलते हुए नजर ना आए। नसीम शाह के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको पिक करेगी। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कलर में आपको नजर नहीं आएंगे। सो इट्स अ न्यू एरा, न्यू शेप इज कमिंग, क्योंकि अब 8 टीमें और 8 टीमों में आपको जितने भी आपके सुपरस्टार्स हैं वो डिफरेंट टीम्स में पिक होते हुए नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखते हैं मजीद इसमें क्या बेहतरी होती है, क्योंकि अभी 2 दिन तो हैं और बाकी जो टीम्स रह गई हैं वो भी ऐलान कर देंगी। आगे बढ़ते हैं जी। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर करवाए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए हैं, और जिसमें थोड़ा सा मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ लोगों की जाती राय भी सामने आई है। मुल्की सर्वे में अवाम की अक्सरियत यानी कि 67% लोगों ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक की है। सर्वे के नताइज के मुताबिक मुख्तलिफ अनवा के बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर और ज़ाती तजुर्बे या फिर ज़ाती मुशाहिदे में वाज़े फ़र्क सामने आ गया है। 73% अगर बात की जाए तो राय दहिंदगान ने बताया है कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत ही पेश नहीं आई। इसी तरह से 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने का इंकशाफ। 68% जो लोग हैं उन्होंने ये तासुर दिया है कि उनके तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी बहुत ही आम है। ताहम सिर्फ 27% लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें ज़ाती तौर पर ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ है जहां उनसे रिश्वत मांगी गई हो। फिर 56% लोग ऐसे हैं उनके तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी आम है, लेकिन सिर्फ 24% राय दहिंदगान ने कहा है कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल भुगती है जहां अकरबा परवरी ने मेरिट के खिलाफ वर्जी की है। फिर अगर 59 की बात की जाए, 59% लोग ऐसे थे उनके मुताबिक सरकारी इदारों या फिर ओहदेदारों में गैर कानूनी राय से दौलत बनाने का रुझान भी मौजूद है। सिर्फ 5% ने ये बात कही है कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते हुए खुद देखा गया है। मुल्की सर्वे अगर बात की जाए तो 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया है, और शफाफियत के इशारे में इस्लामाबाद सर-ए-फ़हरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया रहे हैं। तासुर के लिहाज से ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल, FBR और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए गए हैं। एक वक्त था जब पुलिस वालों का इदारा भी इस लिस्ट में आ रहा था, और अब नौजवान नस्ल के तजुर्बात बुजुर्गों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहे। बिल्कुल ऐसी है, और ये यकीनी तौर पे इस तरह के जब आप सर्वे करते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सूबा कहाँ पे है और वफाक कहाँ पे खड़ा है और कौन सा इदारा किस तरह से काम कर रहा है। और यकीनी तौर पे हमें काफ़ी सारे इदारों में, जिस तरह गज़ल ने अपनी स्टोरी में बताया कि अकरबा परवरी होती हुई नज़र आती है। फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो आके बाजी ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कौन किसकी सिफारिश से आया था। तो ये कल्चर पाकिस्तान में अभी भी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं इसमें आपको वाज़े कमी नजर आएगी। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लाहौर से खबर देते हैं, क्योंकि लाहौर खबरों की जीनत बना हुआ है बसंत को लेकर। लाहौर में बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल पर आपको हमने हिफाजती डोर के हवाले से बताया था, लेकिन हिफाजती रॉड का भी हमने जिक्र किया था कि वो लगाना कितना ज़रूरी है। और अगर एक शख्स ने, मैं जिसकी खबर बता रहा हूँ, उसने हिफाजती रॉड नहीं लगाया था, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR में बताया गया है कि पकड़े गए शख्स का नाम हमजा जमील है और वो फिरदौस मार्केट का रिहायशी है। मतन के मुताबिक नसीराबाद के इलाके में गश्त के दौरान एक हमजा जमील नामी शख्स को बगैर हिफाजती एंटीना के मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया, रोका गया और उसके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और ख्याल रहे कि इस वक्त लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर हैं, जिसके लिए एक बाकायदा लाएअमल तैयार कर लिया गया है, रोड मैप तैयार कर लिया गया और इसके तहत ही शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर हिफाजती रॉड लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़ी तादाद में इस वक्त लोग अपनी बाइक्स पर रॉड लगवा भी चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बसंत अब आ ही जाए तो हम भी तो कुछ देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से शोर मचा हुआ है और जो लाहौर में मचा हुआ है, लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। और आप बात कर रहे थे रॉड के हवाले से, अभी मैं देख रही थी मरीम नवाज साहिबा भी कल काफ़ी तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि एक वक्त था जब मुझे ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के लोग तो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बात नहीं मानते, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अब लोगों को देख रही हूँ। जब मैं बाहर निकली तो बहुत सारे लोगों ने अपने बाइक्स के ऊपर रॉड लगवाए हुए थे। तो काफ़ी तादाद ऐसी है जो लगवा भी चुके हैं, जिन्होंने नहीं लगवाए वो लगवा लें, वरना इसी तरह से होगा कि आपके ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि दुबई की, जहां पर शहरियों ने कर्ज उतारने और जायदाद खरीदने के लिए अपने जेवरात बेचना शुरू कर दिए हैं।
रिपोर्ट एक सामने आई जिसके मुताबिक कीमत रिकॉर्ड सतह के बाद तेजी से नीचे आ गई, जबकि दुबई गोल्ड स्विफ्ट में फरोख्त कुनंदगान की लंबी कतारें भी लग गई। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने और फिर अचानक से कमी आने के बाद बड़ी तादाद में शहरियों और सरमाकारों ने अपने जेवरात और धातें भी फरोख्त कर दी हैं। बिल्कुल ऐसी है, और ख़वातीन व हज़रात इस तरह की खबरें आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा भी मिल सकती हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको एक यूनिक खबर देते हैं। हम अक्सर दांत की सफाई की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेंटिस्ट बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि दांत की सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दांत साफ करना बाज़ाहिर बहुत मामूली सा काम है, लेकिन श्रीलंका की एक शहरी के लिए ये ज़िंदगी और मौत की कशमकश बन गया। 63 साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम प्रेम लाल बाथरूम में ब्रश करते हुए फिसल कर गिरे तो अचानक टूथब्रश 2 हिस्सों में टूट गया, जिसका अगला हिस्सा सीधा उनके हलक में जा फंसा और सांस रुकने का खतरा पैदा हो गया। प्रेम लाल के मुताबिक वो फौरी तौर पर करीबी निजी और फिर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, मगर इब्तिदा में डॉक्टर्स को जो टूथब्रश है उसका टूटा हुआ हिस्सा तलाश करने में मुश्किल पेश आई। 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी हालत बिगड़ने लगी, गला बंद होने लगा और खांसी के साथ खून आने लगा, जिसके बाद एक्सरे और सीटी स्कैन में वाजे हुआ कि ब्रश का हिस्सा अंदर ही मौजूद है। बाद अज़ा प्रेम लाल को गाल शहर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कान, नाक और गले के माहिरीन की निगरानी में एक पेचीदा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्रश का टुकड़ा हलक के को जख्मी करते हुए एक बड़ी शरेआन के करीब जाकर रुका था, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। कई घंटों की जदोजहद के बाद सर्जरी कामयाब रही और ब्रश का टुकड़ा निकाल लिया गया। तकरीबन 1 हफ्ता जेर इलाज रहने के बाद प्रेम लाल घर वापस आ चुके हैं। अब खुद को वो बिल्कुल ठीक महसूस करें, लेकिन उनका कहना है कि ये वाकया सबके लिए वार्निंग है कि रोजमर्रा के मामूली काम भी अगर लापरवाही से किए जाएं तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि हर हाल में एहतियात को तरजीह दें, प्रिकॉशंस लें, क्योंकि एक लम्हे की आपकी लग़ज़िश पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये स्टोरी बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, और सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आप एहतियात करें। अगर एहतियात नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हम लोग जब ब्रश कर रहे होते हैं तो इतना नहीं हम लोग ज़्यादा रखते कि बस ठीक है ब्रश कर लिया बात खत्म। लेकिन कब आपके साथ क्या हो जाए, क्या प्रेम लाल ने सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा? अचानक से फिसले, ब्रश टूटा। की वैसे कि गजल आप भी सोचें, सब सोचें कि हमने ब्रश भी बड़ी तवज्जो के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना तमाम है, प्रिकॉशंस के साथ, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम रोजमर्रा जिंदगी में नहीं अपनाते, अपना लेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसी है। गजल एक स्टोरी ऐसी थी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अभी ही मुझे याद आया तो मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो स्टोरी हम शामिल कर लेते हैं। पेशावर में कल एक वाकया हुआ। सोहेल अफरीदी साहब एक यूनिवर्सिटी में अपने खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान उनसे कुछ सवाल किए गए, और ये सवाल हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के यहाँ से हर दिन करते हैं केपी के गवर्नमेंट से कि आप केपी के अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ धरने और मुल्क की सियासत की बात तो आप करते हैं और आप कहते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो वो खातून उठी, उसने कहा कि जिनको आप जाली हुकूमतें कहते हैं, 47 की पैदावार कहते हैं, वो तो अपने सूबों में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सोहेल अफरीदी साहब ने आगे से कहा नहीं, आप सिर्फ लाहौर की पिक्चर को ना देखिए, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो तरक्की का नामो निशान नहीं है। तो मैं सोहेल अफरीदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तरक्की का नामो निशान नहीं है? पंजाब में हर जगह पे तरक्की है। तो फिर जब उस लड़की ने और ज़्यादा आर्गूमेंट किया तो हम उसी दकियानूसी सवाल के जवाब में सोहेल अफरीदी साहब कुछ, क्योंकि अब जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा आपका ताल्लुक कहीं ANP, जमात इस्लामी या किसी और जमात से या मुस्लिम लीग नून से तो नहीं है। तो उस पर वो लड़की और ज़्यादा जज्बाती होगी, उसने अपने सवालात का सिलसिला जारी रखा। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को पीछे से आके किसी ने कहा, जैसे हम गज़ल आपको कहते होते हैं कि गज़ल कुछ है, आगे बढ़ते ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको किसी ने कहा जी कि सर आपकी कोई कमिटमेंट है तो आप चलें। तो उसके बाद वो एकदम से अल्लाह कह के चल गए। लेकिन लड़की ने बाहर आके फिर अपनी सही क्या कहते होते हैं हसरतें पूरी की हैं, जज्बात का इजहार किया, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने ये सवाल किए थे और ये जेन्युइन सवाल हैं जिनका मैं जवाब चाहती हूँ। रेलिवेंट सवाल थे। और देखिए, अगर आप सोहेल अफरीदी साहब अगर ये समझते हैं कि पंजाब की कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ तरक्की नहीं हो रही, तो आप उनके साथ एक चीज का मवाजना ये भी कर लें कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ तरक्की हो रही है, जहाँ नहीं हो रही वहाँ भी हो जाएगी। पेशावर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और अब एज कम्पेयर टू अपना सूबा, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या पंजाब में जहाँ काम हो रहा है और जहाँ काम नहीं हो रहा, उनको आप रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अगर इनके ऊपर बात कर ली जाए तो आपके पास भी जवाब होगा अगर काम कर लिया जाए तो। सोशल स्टोरीज बिल्कुल, यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे मनसूबाबंदी कमीशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कौमी डेयरी कॉन्फ्रेंस बराए सरमाकारी के फ़रोग और बरामदात में इजाफे की कॉन्फ्रेंस आज 4 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है और इस अहम कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदगान भी शरीक होंगे, माहिरीन डेयरी सेक्टर भी शरीक होंगे, फिर सनतकार होंगे और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत भी मुतवक्के है, जहाँ पाकिस्तान के डेयरी शोबे में मौजूद वसीम इम्कानात भरपूर इस्तेफादा, सरमाकारी के फ़रोग और इसके साथ साथ डेयरी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमलियों पर मुशावरत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में पैदावारी सलाहियत में इजाफे, वैल्यू चेन की बेहतरी और फिर पॉलिसी रेगुलेटरी इस्लाहात के जरिए कौमी आलमी मंडियों में पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर को मुसाबकती बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इसी पे बात करने के लिए शेख उमर गुज्जर साहब, प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े दूर से ये कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने आए और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान दुनिया का एक चौथा बड़ा मुल्क है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से या फिर दूध के हवाले से हमारी पहचान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम दुनिया से उस हद तक मुसाबकत नहीं रखते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं और ये कॉन्फ्रेंस किस हद तक हमारे इस डेयरी प्रोडक्ट को या फिर ये अवेयरनेस को इन्हेंस करेगी? सबसे पहले तो जी जज़ाकल्लाह पर आपकी मैं तस्हीह कर दूं, मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है, शेख नहीं। तो सॉरी जी हाँ, तो शाकिर उमर गुजर, बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ का कि उन्होंने किसानों के मौक़िफ़ को ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए मुझे बुलाया। तो देखें जी, जो नेशनल डेयरी कॉन्फ्रेंस है यकीनन अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है हम अपनी पैदावारी सलाहियत को हम देखें कि वो हमारे पास पैदावारी सलाहियत है या नहीं है, जिसके लिए हम गोश्त की एक्सपोर्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स की हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। क्या हम एलिजिबल हैं उसके लिए? क्या पाकिस्तान फुट एंड माउथ फ्री डिजीज़ जोन डिक्लेयर कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएं? अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट की मार्केट है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम नस्ल कशी जो हो रही है, डे ओल्ड काफ की स्लॉटरिंग रोज़ाना, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो रोज़ाना तकरीबन 1500 से 1700 डे ओल्ड काफ स्लॉटर हो रहे हैं रोज़ाना। रोज़ाना मादा दूध देने वाले ड्राई एनिमल, जिसे हम बाखड़ी भैंस गाय कहते हैं, वो 2000 से ज़ायद रोज़ाना स्लॉटर हो रही हैं। आप पैदावारी फैक्ट्रीज़ को तो तबाह कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। आपने मुसल्लत करदा पॉलिसीज़ हमेशा पाकिस्तान पे किसानों पे थोपी और वो मुसल्लत करदा पॉलिसीज़ इस लाइव स्टॉक सेक्टर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अहम ओहदे हैं उनके ऊपर हुआ वो लाइव स्टॉक मिनिस्ट्रीज़ हों, हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हो, उसमें अहल लोगों को बिठाएं। किसानों को आप पहली दफ़ा पॉलिसी मेकिंग में शामिल करने जा रहे हैं और यकीनी तौर पे हम जो 98% डेयरी कैटल फार्मर्स की जो हम नुमाइंदगी करते हैं, हमें पता है हमें दुख कहाँ है, हमारा दर्द कहाँ है, हमारा इलाज कहाँ का करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मुझे ये कहे ना कि मैं बंदूक उठा के सरहदों की हिफाजत करूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा महाज लाइव स्टॉक सेक्टर है। कम अज़ कम मैं ये नहीं कहता कि किसानों को आप सिपा सालार बना दें, आप किसानों को सिपाही बना के तो साथ चलें। हमें जहाँ तकलीफ़ है, जो हमारे मसाइल हैं, जो नस्ल कशी हो रही है, फीकस पैदावार कम है हमारी, उसे बढ़ाने के लिए, लोगों को ग़िज़ाई कमी का शिकार होने से रोकने के लिए किसानों को पॉलिसी मेकिंग में आपको शामिल करना होगा, सही लोगों को सही जगह पे बिठाना होगा। जब भी आप तरक्की कर सकते हैं, जब भी इस सेक्टर की बेहतरी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तक इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो आदाद व शुमार जारी किए हैं वो सब झूठ, फरेब, मफरूज़ों पे, अंदाज़ों पे मबनी है। मैं आपको बताऊं जी, अभी हाल ही में हम, चूँकि हमें हमेशा ये कहा गया था कि कराची में 7 लाख से ज़ायद दूध देने वाले मवेशी मौजूद हैं, और जब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से कराची ट्रांस कंपनी के साथ हम एक बायोगैस प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि गोबर से चलेगा। जब हम कैटल कॉलोनी में उतरे जानवरों की गिनती के लिए, तो हमें पता चला कि सिर्फ कैटल कॉलोनी में 3.5 से 4 लाख मवेशियों की तादाद हमेशा हमें महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बताई गई है, सेंसिस नहीं किया गया कभी। हमें ये पता चला कि 1,90,000 मवेशी वहाँ मौजूद हैं सिर्फ,
और फिर हमने अतराफ की भी गिनती की, कैटल कॉलोनी के अतराफ की, तो हमें ये पता चला टोटल 2,07,000 वहाँ माल मवेशी की तादाद है। जो 3.5 से 4 लाख मवेशी सिर्फ कैटल कॉलोनी में बताए जाते हैं वो सरासर गलत हैं। 53% डिक्लाइन था। तो यकीनी तौर पर डे ओल्ड काफ की मादा जानवरों की स्लॉटरिंग वो वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले तो आपके आदाद व शुमार सही होने चाहिए। झूठ मफरूज़ों पे मबनी जो डेटा है वो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान उसी सूरत में तरक्की कर सकता है जब आपके आदाद व शुमार दीगर चीज़ें सब सही हों, सही सीटों में सही लोग बैठे हों। हम फुट एंड माउथ फ्री डिजीज़ जोन डिक्लेयर करने के लिए, पाकिस्तान को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए, हम जैसे कि चाइना ने, इंडिया ने, ईरान ने, दीगर ममालिक ने फुट एंड माउथ को फ्री करने के लिए अपने ममालिक से उन्होंने 90 की दहाई में मुंह खुर के प्लांट लगा दिए वैक्सीन की तैयारी के। हमारे लोग अपने कमीशन के चक्कर में, बाहर से इंपोर्ट के चक्कर में, आपको जितने मिलियन डोजेस की जरूरत है आप वो इंपोर्ट ना कर सके, ना आप वैक्सीन तैयार कर सके, आप अपने कमीशन खाते रहे। FAO ने मुंह खुर से बचाव के लिए पाकिस्तान की 2 मरतबा भरपूर मदद की, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मुल्क के माल मवेशी की वैक्सीन कराई। बताइएगा जिस सर्वे का आपने भी जिक्र भी किया और अदादो शुमार भी, या फिर जिन चैलेंजेस का, ज़ाहिर है आपकी फील्ड है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा है। आज की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, आपकी जानिब से किस तरह के मुतालबात सामने रखे जाएंगे? ये सब शामिल होगा मुतालबात में? यकीनी तौर पर जी ये पाकिस्तान का अहम इशू है, ये मेरा ज़ाती तो मामला है नहीं। बिल्कुल। फुट एंड माउथ से बचाव के लिए जैसे सेट 1 एक नई डिजीज़ आ रही है, वो खुद शक्ल बदल के आ रहा अफ्रीका से, हमने उसके लिए मुतालबा किया। नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा फुट एंड माउथ, क्योंकि हर शख्स को ये नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। असल में जी फुट एंड माउथ वो बीमारी है जो कि मुंह पे, ज़बान पे जानवरों के छाले हो जाते हैं और खुरों पे ज़ख्म हो जाते हैं। इससे जानवर नहीं मरता, इससे किसान मरता है। जब किसान माशी तौर पे इससे बदहाल होता है, दूध की पैदावार ख़त्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान भी नुकसान में आता है इससे। तो मुंह खुर के लिए हम मुतालबात कर रहे हैं कि कबल अज़ वक्त, जैसे कि लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, तो 48 आवर्स में हमने वैक्सीन की अप्रूवल लेके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं, उन्होंने 48 घंटे में वैक्सीन को हमने इम्पोर्ट करके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिंध में करा दिया था और डिजीज़ को वहाँ नापैद किया था। उसके बरक्स पंजाब के जो महकमा लाइव स्टॉक है वो इस बात पर अड़े रहे कि जी हम अपनी लोकल वैक्सीन करेंगे, और पंजाब में लंपी स्किन ने बेतहाशा तबाहियां मचाई थी। तो हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले हम उस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन और चीज़ें कंपनीज को दिलवा दें, प्राइवेट सेक्टर को, या कम अज़ कम गवर्नमेंट कम अज़ कम कुछ ऐसी एमरजेंसी के लिए वैक्सीन इंपोर्ट करके रखे, कहीं भी डिजीज़ रिपोर्ट हो तो उसका फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। और मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, देखें पिछले 1 साल से एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का चार्ज आपने PRC के चेयरमैन को दे रखा है। देखें बगैर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर के नेशनल डेयरी कॉन्फ्रेंस सवालिया निशान है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अहम सीट के ऊपर किसी फ़ाल शख्स को, किसी फ़ाल अफसर को फौरी तौर पर तैनात किया जाए। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि हम किस तरह से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, गोश्त तो चले बात की बात है, मैं सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की नीड्स आसानी से पूरी हों, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे। सो इनके लिए हमें कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो लेने पड़ेंगे? देखें जी, दूध की ज़रूरियात, हम कहते हैं चौथे बड़े मुल्क हैं हम दुनिया के पैदावारी, पर हम समझते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके आदाद व शुमार ही गलत है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया ने जैसे अपने माल मवेशी को, अपने जानवरों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया, हमें बीफ और डेयरी ब्रीड की पॉलिसी को बिल्कुल अलग करना होगा। अच्छा। हमें जानवरों की दूध की सलाहियत को बढ़ाना होगा। हमें मादा ड्राई एनिमल की जो स्लॉटरिंग बेतहाशा हो रही है उन्हें रोकना होगा। सिर्फ कराची के अंदर 15 लाख जानवर सालाना स्लॉटर हो रहे हैं दूध देने वाले। अच्छा। जबकि उसकी जगह बीफ ब्रीड को आप उनके डे ओल्ड कॉफ को भी स्लॉटर कर रहे हैं, तो उनकी हमें जानें बचानी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि अब पाकिस्तान आर्मी की गहरी दिलचस्पी है इस सेक्टर की बेहतरी में, तो उन्होंने कई इदारे कायम किए हैं प्राइवेट। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो काम हम नहीं कर सकते थे, हमारे चारों सूबों के लाइव स्टॉक 77 सालों से नहीं कर सके,
वो उन इदारों ने वो काम कर दिखाया। देखिए सेक्सल टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट की है ST जेनेटिक्स से, उन्होंने सीमेंट तैयार शुरू कर दिए, उन्होंने एम्ब्रियो तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे दुनिया में इनकलाब आया। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, जो उन्होंने कर दिखाया उससे फायदा उठाना हमारे महकमा लाइव स्टॉक का काम है। जो सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है, जो एम्ब्रियो, उसमें चारों सूबों के जो महकमा लाइव स्टॉक है, उन सीमेंट की प्रोडक्शन को फौरी तौर पे खरीदें और सस्ते अपने किसान को फराम करें। मुल्क में इनकलाब बपा। हमारी जो यील्ड है ना जानवर की, फी कस पैदावार है, वो 5 से 8 लीटर है। पूरे मुल्क में पंजाब में और सिंध में, अंदरूनी सिंध में 5 से 6 लीटर भैंस की पैदावार है और कराची में 8 लीटर है, अच्छे कंसंट्रेट, अच्छी मैनेजमेंट की बुनियाद पे। तो दुनिया की जो भैंस और गाय दूध दे रही है वो 100 लीटर रोजाना तक दे रही है। हमें कम से कम भी 40 लीटर रोजाना पैदावार की। अच्छा, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा, ये जो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से हमने बात सुनी थी, खबरें भी शेयर की, उससे कितना फायदा आपको हो रहा है और कितनी जिसमें बातें की जा रही हैं कि डेयरी बरामदात को भी बढ़ाने का एक हदफ है, वो कितना हकीकत पसंद आना है? देखें जी, डेयरी बरामदात की जो बात की जा रही है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मलेशिया से माहिदा, ये इतने मिलियन टन गोश्त की एक्सपोर्ट, आप 1 किलो भी नहीं बेच सकते जब तक आप फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर ना करें। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ठीक हो गया। शाकिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हुज़ात, शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम इस्लामाबाद में। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, मुल्क इस वक्त कई संजीदा चैलेंजेस से दो चार है। कहीं किसान अपनी फसल का मुनासिब मुआवजा ना मिलने पर परेशान हैं, कहीं बड़े शहरों में तरक्याती मंसूबे सवालिया निशान बने हुए हैं और कहीं शहरियों की जानो माल, फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी मसाइल के बाइस खतरे में है। इसके अलावा कौमी सलामती और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त हो रही है और इन्हीं अहम और अवामी नौयत के मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे यही बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, यानी आपकी पार्टी ये कह रही है कि मुल्क में आलू का बहरान है, फिर किसान से आलू 10 रुपए किलो खरीदा भी जा रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी इस मसले के हल के लिए क्या कुछ कर रही है? अभी आपके सेगमेंट से पहले ही हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद थे और वो भी इसी रिलेटेड बात करते कि किसान खुश नहीं है, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। हमारे पीपल्स पार्टी के दूसरी रहनुमा जो चुन साहब और मंजूर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखिए ज़राअत का बहरान है और फौरी तौर पे ज़रूरत है कि एक पैकेज जो है वो किसानों को ऐलान किया जाए, और अगर नहीं करा तो ये बहरान लोगों को सड़कों पे ले आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी क़यादत जो है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। देखिए ये बात तो सही है, वीट के बहरान ने किसान की कमर तोड़ दी है, गेहूं के बहरान ने। ये भी आपको पता है कि कॉटन की फसल भी पिटी है, 13 मिलियन बेल्स होती थी, 5.5 मिलियन बेल पे आज हम आ गए, आधी से भी कम। तो शुगर केन में आपने देखा है कि जो उसकी प्राइजेस में इश्यूज हैं। फिर चीनी की कीमत आपने देखा 230 रुपए पे पहुंच गई है, लेकिन काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने उन्हें ये कहा है कि ये अशद जरूरी हो गया है कि ज़राअत के शोबे को आप रिवाइव करें। पाकिस्तान का जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था वो था ज़राई सनती पाकिस्तान, यानी ज़राअत से उगाओ और उसको पैदा की हुई एशिया को सनत में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करो। हम ज़राअत को आस्ते आस्ते भूलते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की ताकत है, सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम दुनिया का, वो पाकिस्तान में 4 सीजन मौसम की, वो पाकिस्तान में है। और उसके बाद सबसे बड़ी इरिगेशन पाकिस्तान में, जफाकश किसान, सस्ती मजदूरी में, वो पाकिस्तान में है। सूरज, शम्स, तो आपने अपनी वो स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है ज़राअत के शोबे में, उसको इस्तेमाल करें। वो ज़राअत का शोबा ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है।
हमें आज देखिए माशाल्लाह $4 बिलियन एक्सपोर्ट राइस की हम पहुंच गए हैं। तो हमने अपनी ज़राअत को बचाना है, हमने इसको डाई नहीं होने देना। ज़राअत का शोबा अगर मर गया तो किसान मर गया, और किसान मर गया तो इस पाकिस्तान मुल्क मर पे आप समझ लीजिए कि मुश्किलात बहुत बड़ा बहरान आ गया है। बिल्कुल लिहाजा हमने उन्हें बताया है कि बीबी के दौर में सूद के कर्जों पे इंटरेस्ट माफ किया कर, कर्जों पे, ज़राई कर्जों पे इंटरेस्ट माफ कर दिया गया था। अगर वो खुद समझते हैं कि हालत इतनी बुरी है, किसान बिल्कुल बुरा हाल है उसका, उसकी एक के बाद एक पिटाई हो रही है, तो खुदारा उसके ज़राई कर्जों पे सूद माफ करें। आपने उसको संभालना है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आप उसको इससे मरते नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज उठाई है, हम उनके साथ हैं। अगर हम अलाइज हैं, वो हमें एक रिस्पेक्ट देते हैं, अलाइज पार्टनर समझते हैं, तो हमारा ये डिमांड है उनसे कि किसान को, ज़राअत को तरजीह बुनियादों के ऊपर बेल आउट कराया जाए, पैकेज का ऐलान किया जाए, सूद की जो रिकवरी है बैंकों से ज़राई कर्जों पे वो मुअत्तल की जाए, जैसे बीबी के वक्त में भी हुआ था। ये कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा आपसे। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमें डर है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ना मुझे ये करे। बताइएगा कि आप भी ये कहती है, आप भी ये कह रहे थे पिछले दिनों हमारे साथ बात करते हुए, कराची के मसाइल का जो हल है वो इल्ज़ाम तलाशी से तलाश नहीं किया जा सकता। अब मेरे कराची की जानिब से सड़कों का, कॉरिडोर्स का और पुलों के बड़े मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये कैसे यकीनी बनाएगी कि ये मंसूबे महज ऐलानात तक ना रहें, बल्कि मुकर्ररा वक्त में शफाफ अंदाज में मुकम्मल हों और कारकर्दगी में कोताही भी ना बरती जाए, और जो कोई कोताही बरते उनके खिलाफ कार्रवाई हो? फिर देखिए, ये बड़े खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची का एक पैकेज बनाया है, शायद 300 या 400 अरब रुपए का है। और उसमें वो तमाम मंसूबे हैं जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची में पानी की निकासी और पानी की सप्लाई को, और जो कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर में बुरा हाल हुआ है जी। उसको बहाली के लिए वो हंगामी बुनियाद पे काम करेगी। और मोहसिन नकवी साहब को उस पैकेज का जो है एक सुपरवाइजर कह लें या वफाक की तरफ से उनको नामजद किया गया है। बड़ी खुशाइन बात है। कराची डिजर्व करता है, कमा के देता है 67% रेवेन्यू, और पूरे मुल्क के लोग जॉब्स के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन कराची में रुक गया है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना होगा, और ये मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का और वफाकी हुकूमत का कि उन्होंने कराची को तरजीह बुनियाद के ऊपर ये माली पैकेजेस का ऐलान करा है। अब इसको जितनी जल्दी शुरू हो और वक्त पे ये कंप्लीट हो तो आप कराची में एक वाज़े तब्दीली और बेहतरी महसूस लेकिन करें। सर मुझे हमने देखा कि कल भी कराची के इलाके सदर में एक इमारत में आग लगी है अगेन दोबारा। अब जाहिर है इस तरह के वाकयात का बार बार होना फिर बहुत सारे सवालात को भी जन्म देता है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि अगर हम सूबे की बात करें तो सूबे में जो फायर सेफ्टी के मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उनमें क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है और अमली इकदाम इस हवाले से क्या किए जा रहे हैं? सदर मेरा हल्का है जहाँ पे ये वाकया हुआ है जी। और मैं भी राब्ते में था और मेयर साहब भी वहाँ पहुंचे थे। मैं तो इस्लामाबाद आया हूँ, इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का। लेकिन ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, इसकी एक वजह तो यह है कि हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है बिल्डिंगों का, दुकानों का, वो मेयार का नहीं है। और जरा सा कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ होता है तो आग फैल जाती है। लिहाजा कराची में मेयर साहब ने भी और इंतजामिया ने भी सील की, और कराची की इंतजामिया ने सील की 150-200 दुकानें जिनका मेयार जो है वो स्टैंडर्ड पे नहीं उतरता, और उन्हें नोटिस दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इनको मेयार को बेहतर करें। वायरिंग लूज है, जॉइंट्स हैं उसमें, और दूसरी जगह लटकते हुए तार हैं जो हैजर्ड हैं और आग लगने की वाकयात हो सकते हैं, ये इंतजामिया महसूस करती है। तो उनको वो दुकानदार ओनर्स जो हैं
वो उसको सही करें, फिर सर्वे होगा और फिर दुकान दोबारा खुलेगी, क्योंकि वो इस हालत में दुकान चलाने की काबिल नहीं है। वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, खतरा है जो हम अच्छा अफोर्ड मिर्जा नहीं साहब, कर कल हमने आपकी तकरीर भी सुनी बलूचिस्तान के इशू में असेंबली इजलास के दौरान। सो मुझे बताइएगा, सेशन की कार्रवाई में कौन से अहम नुकात थे जो सामने आए, और क्या इस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को थोड़ा सा एक ऐसे तनाजुर में लेंगे जहाँ पे भारत के किरदार को भी हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस तरह से भारत स्पॉन्सर्ड करता है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को। देखिए, कौमी असम्बली में 2 दिन स्पीकर साहब ने कोई बिजनेस सब सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। हमारे कॉल टेंशन नोटिस थे, हमारे बिल्स, स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्टें थी, सब रोक दी। उन्होंने कहा 2 दिन से बलूचिस्तान पे बहस होगी, और हम सब ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उसमें सीनियर लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, महमूद खां चकजई जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, इन्होंने भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सब ने अफवाज पाकिस्तान को पूरा अश्योरेंस दी है, अपना यकीन दिलाया है, और सब ने कहा कि वहाँ के लोगों को अब इनफ इज इनफ। उन्होंने बॉर्डर लाइन जो है वो क्रॉस करी है, रेड लाइन क्रॉस कर ली है। लिहाजा हमने नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सख्त से सख्त इकदाम लिए हैं और लेने भी पड़ेंगे आगे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि इनके ताने बाने जाके इंडिया से मिल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंपों से मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उधर असला की फराहमी और जो ट्रेनिंग है और उनकी इंटेलिजेंस वर्किंग जो वहाँ से की गई है, तो ये सब चीज़ें नहायत ख़तरनाक हैं। और एक पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हमने उन ममालिक से भी शिकायत की है, और हम अपने भाइयों को भी कह रहे हैं कि ये 100% तो आपका भी है, तो इसके अगेंस्ट आप रॉकेट लॉन्चर्स लेके कोयटा में सड़कों के ऊपर घूमे, नारे लगाएं, पाकिस्तान के बैंकों की 3 बैंकों को आप लूटें, और हमारे नौजवानों को, हमारे मासूम शहरियों को, ख्वातीन को आप शहीद करें, तो फिर ये मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हो जाती है अफवाज पाकिस्तान की, और लॉ अबाइडिंग जो सिटीज़न है उनकी हिफाजत के लिए भी हमारी ज़रूरत, और फौरी तौर पे ये ज़रूर हो जाता है कि हम आपको कंटेन करें। और उसके लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो अब तक किया है उस पर हमें बड़ा फख्र है। सही। और आइंदा भी आप देखेंगे कि वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनके और इनके ताने बाने वाले जितने भी हैं उन सबको एक मैसेज मिल जाएगा, पाकिस्तान एक कोई दूसरा आम मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और हमारे मुख्तलिफ मराइल में हैं जो हम अपनी सिक्योरिटी को महफूज रखने के लिए इक़दाम हम उठाते हैं, उठाएंगे और उठा रहे हैं। और ये बड़े वाज़ेह मैसेज है कि तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पे एक हैं। हमारा एक मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अफवाज पाकिस्तान को हमने सपोर्ट करना है, और हमने कंडेम करा है इन हमलों को सब सियासी जमातों ने। मैंने तो आज अपनी तकरीर में कहा था कि नेशनल एक्शन के हवाले से भी बात की है। और थैंक यू सो मच मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर। यहाँ पर लेते एक न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है यकीनी तौर पर, और इसके साथ साथ सुबह की सोच का भी आगाज़ हुआ है। और आज तो बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह रोज़ा भी होगा, और अपनी ख़ास और खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, क्योंकि आज ख़ास दिन है, शब बेरात रात थी और लोगों ने इबादत भी की हैं, और आज रोज़ा भी रखा होगा यकीनी तौर पर। और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी है हमारे पास आपके लिए, आपको बताने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तबसरा भी करेंगे।
जी बिल्कुल, ये जो वीडियो आपने देखी है ना, मैं बात करी थी उसी फयाज दिल सपूते पाकिस्तान की। ये जिनके बेटे थे और कितना मतलब शेर बाप का शेर बेटा मुझे नज़र आया माशाल्लाह से, जिसने आंसू के बजाय या फिर कोई गम करने के बजाय बड़े फ़ख्र के साथ अपने बाप की कब्र पर गया और वहाँ पर जाकर उसने फूल रखे और बाकायदा बताया। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। दुश्मन जो भी करे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खवारिश के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर सैयद मुगीज़ अब्बास का बेटा अपने वालिद की कब्र पर गया, फूलों से सजी कब्र पर खड़ा हुआ और बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि उसके वालिद ने शहादत पाई है। और ये वो लम्हा है जहां दुश्मन की हर साजिश बेमानी हो जाती है, क्योंकि जिस कौम के बच्चे अपने शहीद बाप की कुर्बानी को आंसुओं के बजाय फ़ख्र से बयान करें, उस कौम को शिकस्त कभी भी नहीं हो सकती। और दुश्मन जो भी करे हमारे हौसले बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये एक शेर बाप का शेर बेटा है, जैसे मैंने पहले कहा। और शौदा की औलादें सिर्फ यादें नहीं, मुस्तकबिल का हौसला भी होती हैं। और यकीन करें कि इस स्टोरी के बाद ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझ भी आती हैं कि हर शहीद के पीछे एक आंसू भी होता है, घर भी होता है, एक उम्मीद भी होती है। लेकिन जब ऐसे बेटे हो ना, तो इंसान का फ़ख्र जो है ना, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। इस जज्बे को आप किस तरह से शिकस्त देंगे और इस वलवले को आप किस तरह से शिकस्त देंगे कि एक बाप की कब्र के ऊपर जाके एक बेटा फ़ख्र से बता रहा है, उनकी कब्र को बाकायदा से एक्सप्लेन कर रहा है, फूलों को बता रहा है, फिर कब्र का नंबर बता रहा है और वो ये फ़ख्र कर रहा है कि उसके वालिद ने इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और ये चीज़ है जो कि हमें पूरी दुनिया से यूनिक करती है, क्योंकि हमारे जब पायलट जहाज़ चलाते हैं, आसमान की बुलंदियों पे जाते हैं, इसी तरह से बर्री फौज की बात की जाए या बैरी फौज की बात की जाए, वो जब अपने काम पे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो जज्बा होता है वो शहादत का जज्बा होता है। और ये जज्बा हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यूनिक करता है, जहाँ पे दुनिया अपने आप के हवाले से कंसर्न होती है किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। तो हमें ये होता है कि हम किस तरह से अपनी जान कुर्बान करेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। और ये जो शहीद हैं इनको एक बार फिर हम इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की। बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 की, क्योंकि कल से शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज सियालकोट स्टैलियंस ने PSL के 11वें एडिशन के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से स्टीव स्मिथ की शमूलियत का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया गया। इस सीज़न में वो पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर दीगर टीम्स की बात की जाए तो उन्हें भी रिटेंशंस का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसमें कुछ अहम रिटेंशंस की बात की जाए तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL की प्लैटिनम कैटेगरी में कप्तान शाहीन अफरीदी को रिटेन किया। लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ फ़खर जमान को प्लैटिनम कैटेगरी से रिलीज कर दिया। कराची किंग्स ने PSL के रिटेंशंस का ऐलान करते हुए प्लैटिनम कैटेगरी में हसन अली को रिटेन किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से प्लैटिनम कैटेगरी में शादाब खान को रिटेन किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम को प्लैटिनम कैटेगरी से रिलीज किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL 11 के लिए रिटेंशंस का ऐलान करते हुए प्लैटिनम कैटेगरी में अबरार अहमद को रिटेन किया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी ने कप्तान बाबर आजम को रिटेन करने का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज किया है साइम अयूब को। और वाज़ेह रहे कि दो नई टीम्स के लिए खिलाड़ियों को ऑक्शन से कबल रिटेन कर रखने के लिए डेडलाइन 6 फरवरी की थी। सो अभी भी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तमाम तर फ्रेंचाइजेस ने अपनी अपनी रिटेंशन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल जी, ये ऑफिशियली रिटेंशन हुई है जिसका आपको हसनैन ने बता दिया है। और अब इस रिटेंशन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं कि किस कोर स्ट्रेंथ के साथ, किस प्लानिंग के साथ टीमें सीजन में आएंगी। और जब PSL 10 हो रहा था तो हमने ये बातें डिस्कस की थी कि 11 काफी यूनिक होगा। और मजीद अब यूनिक लग रहा है कि अब आपको शायद पेशावर ज़ल्मी में साइम अयूब खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, क्योंकि साइम अयूब को कोई और फ्रेंचाइज पिक कर लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहले ही इनको पिक करेंगे। हारिस रऊफ आपको लाहौर कलंदर में शायद खेलते हुए नजर ना आए। नसीम शाह के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको पिक करेगी। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कलर में आपको नजर नहीं आएंगे। सो इट्स अ न्यू एरा, न्यू शेप इज कमिंग, क्योंकि अब 8 टीमें और 8 टीमों में आपको जितने भी आपके सुपरस्टार्स हैं वो डिफरेंट टीम्स में पिक होते हुए नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखते हैं मजीद इसमें क्या बेहतरी होती है, क्योंकि अभी 2 दिन तो हैं और बाकी जो टीम्स रह गई हैं वो भी ऐलान कर देंगी। आगे बढ़ते हैं जी। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर करवाए गए सर्वे के नताइज जारी कर दिए हैं, और जिसमें थोड़ा सा मिला जुला रद्दअमल सामने आया है। कुछ लोगों की ज़ाती राय भी सामने आई है।
मुल्की सर्वे में आवाम की अक्सरियत यानी कि 67% लोगों ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक की है। सर्वे के नताइज के मुताबिक मुख्तलिफ अनवा के बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर और ज़ाती तजुर्बे या फिर ज़ाती मुशाहिदे में वाज़े फ़र्क सामने आ गया है। 73% अगर बात की जाए तो राय दहिंदगान ने बताया है कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत ही पेश नहीं आई। इसी तरह से 76% राय दहिंदगान का अकरबा परवरी से कोई वास्ता ना पड़ने का इंकशाफ। 68% जो लोग हैं उन्होंने ये तासुर दिया है कि उनके तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी बहुत ही आम है। ताहम सिर्फ 27% लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें ज़ाती तौर पर ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ है जहां उनसे रिश्वत मांगी गई हो। फिर 56% लोग ऐसे हैं उनके तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी आम है, लेकिन सिर्फ 24% राय दहिंदगान ने कहा है कि उन्होंने ऐसी सूरत हाल भुगती है जहां अकरबा परवरी ने मेरिट के खिलाफ वर्जी की है। फिर अगर 59 की बात की जाए, 59% लोग ऐसे थे उनके मुताबिक सरकारी इदारों या फिर ओहदेदारों में गैर कानूनी राय से दौलत बनाने का रुझान भी मौजूद है। सिर्फ 5% ने ये बात कही है कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते हुए खुद देखा गया है। मुल्की सर्वे अगर बात की जाए तो 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया है और शफाफियत के इशारे में इस्लामाबाद सर-ए-फ़हरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया रहे हैं। तासुर के लिहाज से ट्रैफिक पुलिस, अस्पताल, FBI और तालीमी इदारे बेहतर करार पाए गए हैं। एक वक्त था जब पुलिस वालों का इदारा भी इस लिस्ट में आ रहा था और अब नौजवान नस्ल के तजुर्बात बुजुर्गों के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बत रहे। बिल्कुल ऐसी है और ये यकीनी तौर पे इस तरह के जब आप सर्वे करते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सूबा कहाँ पे है और वफाक कहाँ पे खड़ा है और कौन सा इदारा किस तरह से काम कर रहा है। और यकीनी तौर पे हमें काफ़ी सारे इदारों में, जिस तरह गज़ल ने अपनी स्टोरी में बताया कि अकरबा परवरी होती हुई नज़र आती है। फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो आके बाजी ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कौन किसकी सिफारिश से आया था। तो ये कल्चर पाकिस्तान में अभी भी प्रिवेल कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं इसमें आपको वाज़े कमी नजर आएगी। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लाहौर से खबर देते हैं, क्योंकि लाहौर खबरों की जीनत बना हुआ है बसंत को लेकर। लाहौर में बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल पर आपको हमने हिफाजती डोर के हवाले से बताया था, लेकिन हिफाजती रॉड का भी हमने जिक्र किया था कि वो लगाना कितना ज़रूरी है। और अगर एक शख्स ने, मैं जिसकी खबर बता रहा हूँ, उसने हिफाजती रॉड नहीं लगाया था, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR में बताया गया है कि पकड़े गए शख्स का नाम हमजा जमील है और वो फिरदौस मार्केट का रिहायशी है। मतन के मुताबिक नसीराबाद के इलाके में गश्त के दौरान एक हमजा जमील नामी शख्स को बगैर हिफाजती एंटीना के मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया, रोका गया और उसके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और ख्याल रहे कि इस वक्त लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर हैं, जिसके लिए एक बाकायदा लाएअमल तैयार कर लिया गया है, रोड मैप तैयार कर लिया गया और इसके तहत ही शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर हिफाजती रॉड लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़ी तादाद में इस वक्त लोग अपनी बाइक्स पर रॉड लगवा भी चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बसंत अब आ ही जाए तो हम भी तो कुछ देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से शोर मचा हुआ है और जो लाहौर में मचा हुआ है, लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। और आप बात कर रहे थे रॉड के हवाले से, अभी मैं देख रही थी मरीम नवाज साहिबा भी कल काफ़ी तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि एक वक्त था जब मुझे ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के लोग तो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बात नहीं मानते, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अब लोगों को देख रही हूँ। जब मैं बाहर निकली तो बहुत सारे लोगों ने अपने बाइक्स के ऊपर रॉड लगवाए हुए थे। तो काफ़ी तादाद ऐसी है जो लगवा भी चुके हैं, जिन्होंने नहीं लगवाए वो लगवा लें, वरना इसी तरह से होगा कि आपके ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि दुबई की, जहां पर शहरियों ने कर्ज उतारने और जायदाद खरीदने के लिए अपने जेवरात बेचना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट एक सामने आई जिसके मुताबिक कीमत रिकॉर्ड सतह के बाद तेजी से नीचे आ गई, जबकि दुबई गोल्ड स्विफ्ट में फरोख्त कुनंदगान की लंबी कतारें भी लग गई। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने और फिर अचानक से कमी आने के बाद बड़ी तादाद में शहरियों और सरमायाकारों ने अपने जेवरात और धातें भी फरोख्त कर दी हैं। बिल्कुल ऐसी है और ख़वातीन वज़ात इस तरह की खबरें आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा भी मिल सकती हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको एक यूनिक खबर देते हैं। हम अक्सर दांत की सफाई की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेंटिस्ट बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि दांत की सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है।
दांत साफ करना बाज़ाहिर बहुत मामूली सा काम है, लेकिन श्रीलंका की एक शहरी के लिए ये जिंदगी और मौत की कशमकश बन गया। 63 साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम प्रेम लाल बाथरूम में ब्रश करते हुए फिसल कर गिरे तो अचानक टूथब्रश दो हिस्सों में टूट गया, जिसका अगला हिस्सा सीधा उनके हलक में जा फंसा और सांस रुकने का खतरा पैदा हो गया। प्रेम लाल के मुताबिक वो फौरी तौर पर करीबी निजी और फिर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, मगर इब्तिदा में डॉक्टर्स को जो टूथब्रश है उसका टूटा हुआ हिस्सा तलाश करने में मुश्किल पेश आई। 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी हालत बिगड़ने लगी, गला बंद होने लगा और खांसी के साथ खून आने लगा, जिसके बाद एक्सरे और सीटी स्कैन में वाजे हुआ कि ब्रश का हिस्सा अंदर ही मौजूद है। बाद अज़ा प्रेम लाल को गाल शहर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कान, नाक और गले के माहिरीन की निगरानी में एक पेचीदा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्रश का टुकड़ा हलक के को जख्मी करते हुए एक बड़ी शरेआन के करीब जाकर रुका था, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। कई घंटों की जदोजहद के बाद सर्जरी कामयाब रही और ब्रश का टुकड़ा निकाल लिया गया। तकरीबन 1 हफ्ता जेर इलाज रहने के बाद प्रेम लाल घर वापस आ चुके हैं। अब खुद को वो बिल्कुल ठीक महसूस करें, लेकिन उनका कहना है कि ये वाकया सबके लिए वार्निंग है कि रोजमर्रा के मामूली काम भी अगर लापरवाही से किए जाएं तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि हर हाल में एहतियात को तरजीह दें, प्रिकॉशंस लें, क्योंकि एक लम्हे की आपकी लग़ज़िश पूरी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये स्टोरी बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, और सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आप एहतियात करें। अगर एहतियात नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हम लोग जब ब्रश कर रहे होते हैं तो इतना नहीं हम लोग ज़्यादा रखते हैं कि बस ठीक है ब्रश कर लिया बात खत्म। लेकिन कब आपके साथ क्या हो जाए, क्या प्रेम लाल ने सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा? अचानक से फिसले, ब्रश टूटा। शेयर की वैसे कि गजल आप भी सोचें, सब सोचें कि हमने ब्रश भी बड़ी तवज्जो के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना तमाम है, प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम रोजमर्रा जिंदगी में नहीं अपनाते, अपना लेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसी है। गजल एक स्टोरी ऐसी थी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अभी ही मुझे याद आया तो मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो स्टोरी हम शामिल कर लेते हैं। पेशावर में कल एक वाकया हुआ। सोहेल अफरीदी साहब एक यूनिवर्सिटी में अपने खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान उनसे कुछ सवाल किए गए, और ये सवाल हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के यहाँ से हर दिन करते हैं केपी के गवर्नमेंट से कि आप केपी के अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ धरने और मुल्क की सियासत की बात तो आप करते हैं और आप कहते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो वो खातून उठी, उसने कहा कि जिनको आप जाली हुकूमतें कहते हैं, 47 की पैदावार कहते हैं, वो तो अपने सूबों में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सोहेल अफरीदी साहब ने आगे से कहा नहीं, आप सिर्फ लाहौर की पिक्चर को ना देखिए, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो तरक्की का नामो निशान नहीं है। तो मैं सोहेल अफरीदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तरक्की का नामो निशान नहीं है? पंजाब में हर जगह पे तरक्की है। तो फिर जब उस लड़की ने और ज़्यादा आर्गूमेंट किया तो हम उसी दकियानूसी सवाल के जवाब में सोहेल अफरीदी साहब कुछ, क्योंकि अब जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा आपका ताल्लुक कहीं ANP, जमात इस्लामी या किसी और जमात से या मुस्लिम लीग नून से तो नहीं है। तो उस पर वो लड़की और ज़्यादा जज्बाती होगी, उसने अपने सवालात का सिलसिला जारी रखा। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब को पीछे से आके किसी ने कहा, जैसे हम गज़ल आपको कहते होते हैं कि गज़ल कुछ है, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको किसी ने कहा जी कि सर आपकी कोई कमिटमेंट है तो आप चलें। तो उसके बाद वो एकदम से अल्लाह हाफ़िज़ कह के चल गए। लेकिन लड़की ने बाहर आके फिर अपनी सही क्या कहते होते हैं हसरतें पूरी की हैं, जज्बात का इजहार किया, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने ये सवाल किए थे और ये जेन्युइन सवाल हैं जिनका मैं जवाब चाहती हूँ। रेलिवेंट सवाल थे। और देखें, अगर आप सोहेल अफरीदी साहब अगर ये समझते हैं कि पंजाब की कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ तरक्की नहीं हो रही, तो आप उनके साथ एक चीज का मवाजना ये भी कर लें कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ तरक्की हो रही है, जहाँ नहीं हो रही वहाँ भी हो जाएगी। पेशावर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, और अब एज कम्पेयर टू अपना सूबा, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या पंजाब में जहाँ काम हो रहा है और जहाँ काम नहीं हो रहा, उनको आप रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अगर इनके ऊपर बात कर ली जाए तो आपके पास भी जवाब होगा अगर काम कर लिया जाए तो। सोशल स्टोरीज बिल्कुल, यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे मनसूबाबंदी कमीशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कौमी डेयरी कॉन्फ्रेंस बराए सरमाकारी के फ़रोग और बरामदात में इजाफे की कॉन्फ्रेंस आज 4 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है और इस अहम कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदगान भी शरीक होंगे, माहिरीन डेयरी सेक्टर भी शरीक होंगे, फिर सनतकार होंगे और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत भी मुतवक्के है। जहाँ पाकिस्तान के डेयरी शोबे में मौजूद वसीम इम्कानात भरपूर इस्तेफादा, सरमाकारी के फ़रोग और इसके साथ साथ डेयरी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमलियों पर मुशावरत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में पैदावारी सलाहियत में इजाफे, वैल्यू चेन की बेहतरी और फिर पॉलिसी रेगुलेटरी इस्लाहात के जरिए कौमी आलमी मंडियों में पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर को मुसाबकती बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इसी पे बात करने के लिए शेख उमर गुज्जर साहब, प्रेसिडेंट डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े दूर से ये कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने आए और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान दुनिया का एक चौथा बड़ा मुल्क है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से या फिर दूध के हवाले से हमारी पहचान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम दुनिया से उस हद तक मुसाबकत नहीं रखते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं और ये कॉन्फ्रेंस किस हद तक हमारे इस डेयरी प्रोडक्ट को या फिर ये अवेयरनेस को इन्हेंस करेगी? सबसे पहले तो जी जज़ाकल्लाह पर आपकी मैं तस्हीह कर दूं, मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है, शेख नहीं। तो शाकिर, जी हाँ, तो शाकिर उमर गुजर, बहुत शुक्रिया ABN न्यूज़ का कि उन्होंने किसानों के मौक़िफ़ को ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए मुझे बुलाया। तो देखें जी, जो नेशनल डेयरी कॉन्फ्रेंस है यकीनन अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है हम अपनी पैदावारी सलाहियत को हम देखें कि वो हमारे पास पैदावारी सलाहियत है या नहीं है, जिसके लिए हम गोश्त की एक्सपोर्ट या डेयरी प्रोडक्ट्स की हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। क्या हम एलिजिबल हैं उसके लिए? क्या पाकिस्तान फुट एंड माउथ फ्री डिजीज़ जोन डिक्लेयर कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएं? अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट की मार्केट है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम नस्ल कशी जो हो रही है, डे ओल्ड काफ की स्लॉटरिंग रोज़ाना, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो रोज़ाना तकरीबन 1500 से 1700 डे ओल्ड काफ स्लॉटर हो रहे हैं रोज़ाना। रोज़ाना मादा दूध देने वाले ड्राई एनिमल, जिसे हम बाखड़ी भैंस गाय कहते हैं, वो 2000 से ज़ायद रोज़ाना स्लॉटर हो रही हैं। आप पैदावारी फैक्ट्रीज़ को तो तबाह कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं। आपने मुसल्लत करदा पॉलिसीज़ हमेशा पाकिस्तान पे किसानों पे थोपी हैं और वो मुसल्लत करदा पॉलिसीज़ इस लाइव स्टॉक सेक्टर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अहम ओहदे हैं उनके ऊपर ख्वा वो लाइव स्टॉक मिनिस्ट्रीज़ हों, ख्वा वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हो, उसमें अहल लोगों को बिठाएं। किसानों को आप पहली दफ़ा पॉलिसी मेकिंग में शामिल करने जा रहे हैं और यकीनी तौर पे हम जो 98% डेयरी कैटल फार्मर्स की जो हम नुमाइंदगी करते हैं, हमें पता है हमें दुख कहाँ है, हमारा दर्द कहाँ है, हमारा इलाज कहाँ का करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मुझे ये कहे ना कि मैं बंदूक उठा के सरहदों की हिफाजत करूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा महाज लाइव स्टॉक सेक्टर है। कम अज़ कम मैं ये नहीं कहता कि किसानों को आप सिपा सालार बना दें, आप किसानों को सिपाही बना के तो साथ चलें। हमें जहाँ तकलीफ़ है, जो हमारे मसाइल हैं, जो नस्ल कशी हो रही है, फीकस पैदावार कम है हमारी, उसे बढ़ाने के लिए, लोगों को ग़िज़ाई कमी का शिकार होने से रोकने के लिए किसानों को पॉलिसी मेकिंग में आपको शामिल करना होगा, सही लोगों को सही जगह पे बिठाना होगा। जब भी आप तरक्की कर सकते हैं, जब भी इस सेक्टर की बेहतरी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तक इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो आदाद व शुमार जारी किए हैं वो सब झूठ, फरेब, मफरूज़ों पे, अंदाज़ों पे मबनी है। मैं आपको बताऊं जी, अभी हाल ही में हम, चूँकि हमें हमेशा ये कहा गया था कि कराची में 7 लाख से ज़ायद दूध देने वाले मवेशी मौजूद हैं, और जब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से कराची ट्रांस कंपनी के साथ हम एक बायोगैस प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि गोबर से चलेगा। जब हम कैटल कॉलोनी में उतरे जानवरों की गिनती के लिए, तो हमें पता चला कि सिर्फ कैटल कॉलोनी में 3.5 से 4 लाख मवेशियों की तादाद हमेशा हमें महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बताई गई है, सेंसिस नहीं किया गया कभी भी। हमें ये पता चला कि 1,90,000 मवेशी वहाँ मौजूद हैं सिर्फ,
और फिर हमने अतराफ की भी गिनती की, कैटल कॉलोनी के अतराफ की, तो हमें ये पता चला टोटल 2,07,000 वहाँ माल मवेशी की तादाद है। जो 3.5 से 4 लाख मवेशी सिर्फ कैटल कॉलोनी में बताए जाते हैं वो सरासर गलत हैं। 53% डिक्लाइन था। तो यकीनी तौर पर डे ओल्ड काफ की मादा जानवरों की स्लॉटरिंग वो वतन अजीज़ को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले तो आपके आदाद व शुमार सही होने चाहिए। झूठ मफरूज़ों पे मबनी जो डेटा है वो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान उसी सूरत में तरक्की कर सकता है जब आपके आदाद व शुमार दीगर चीज़ें सब सही हों, सही सीटों में सही लोग बैठे हों। हम फुट एंड माउथ फ्री डिजीज़ जोन डिक्लेयर करने के लिए, पाकिस्तान को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हम, जैसे कि चाइना ने, इंडिया ने, ईरान ने, दीगर ममालिक ने फुट एंड माउथ को फ्री करने के लिए अपने ममालिक से उन्होंने 90 की दहाई में मुंह खुर के प्लांट लगा दिए वैक्सीन की तैयारी के। हमारे लोग अपने कमीशन के चक्कर में, बाहर से इंपोर्ट के चक्कर में, आपको जितने मिलियन डोजेस की ज़रूरत है आप वो इंपोर्ट ना कर सके, ना आप वैक्सीन तैयार कर सके, आप अपने कमीशन खाते रहे। FAO ने मुंह खुर से बचाव के लिए पाकिस्तान की 2 मरतबा भरपूर मदद की, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मुल्क के माल मवेशी की वैक्सीन कराई। बताइएगा जिस सर्वे का आपने भी जिक्र भी किया और अदादो शुमार भी, या फिर जिन चैलेंजेस का, ज़ाहिर है आपकी फील्ड है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा है। आज की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, आपकी जानिब से किस तरह के मुतालबात सामने रखे जाएंगे? ये सब शामिल होगा मुतालबात में? यकीनी तौर पर जी, ये पाकिस्तान का अहम इशू है, ये मेरा ज़ाती तो मामला है नहीं। बिल्कुल। फुट एंड माउथ से बचाव के लिए जैसे सेट 1 एक नई डिजीज़ आ रही है, वो खुद शक्ल बदल के आ रहा अफ्रीका से, हमने उसके लिए मुतालबा किया। नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा फुट एंड माउथ, क्योंकि हर शख्स को ये नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। असल में जी फुट एंड माउथ वो बीमारी है जो कि मुंह पे, ज़बान पे जानवरों के छाले हो जाते हैं और खुरों पे ज़ख्म हो जाते हैं। इससे जानवर नहीं मरता, इससे किसान मरता है। जब किसान माशी तौर पे इससे बदहाल होता है, दूध की पैदावार ख़त्म हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान भी नुकसान में आता है इससे। तो मुंह खुर के लिए हम मुतालबात कर रहे हैं कि कबल अज़ वक्त, जैसे कि लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, तो 48 आवर्स में हमने वैक्सीन की अप्रूवल लेके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं, उन्होंने 48 घंटे में वैक्सीन को हमने इम्पोर्ट करके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिंध में करा दिया था और डिजीज़ को वहाँ नापैद किया था। उसके बरक्स पंजाब के जो महकमा लाइव स्टॉक है वो इस बात पर अड़े रहे कि जी हम अपनी लोकल वैक्सीन करेंगे, और पंजाब में लंपी स्किन ने बेतहाशा तबाहियां मचाई थी। तो हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले हम उस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन और चीज़ें कंपनीज को दिलवा दें, प्राइवेट सेक्टर को, या कम अज़ कम गवर्नमेंट कम अज़ कम कुछ ऐसी एमरजेंसी के लिए वैक्सीन इंपोर्ट करके रखे, कहीं भी डिजीज़ रिपोर्ट हो तो उसका फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। और मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, देखें पिछले 1 साल से एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का चार्ज आपने PRC के चेयरमैन को दे रखा है। देखें बगैर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर के नेशनल डेयरी कॉन्फ्रेंस सवालिया निशान है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अहम सीट के ऊपर किसी फ़ाल शख्स को, किसी फ़ाल अफसर को फौरी तौर पर तैनात किया जाए। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि हम किस तरह से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, गोश्त तो चले बात की बात है, मैं सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की नीड्स आसानी से पूरी हों, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम एक्सपोर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे। सो इनके लिए हमें कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो लेने पड़ेंगे? देखें जी, दूध की ज़रूरियात, हम कहते हैं चौथे बड़े मुल्क हैं हम दुनिया के पैदावारी, पर हम समझते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके आदाद व शुमार ही गलत हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया ने जैसे अपने माल मवेशी को, अपने जानवरों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया, हमें बीफ और डेयरी ब्रीड की पॉलिसी को बिल्कुल अलग करना होगा। अच्छा। हमें जानवरों की दूध की सलाहियत को बढ़ाना होगा। हमें मादा ड्राई एनिमल की जो स्लॉटरिंग बेतहाशा हो रही है उन्हें रोकना होगा। सिर्फ कराची के अंदर 15 लाख जानवर सालाना स्लॉटर हो रहे हैं दूध देने वाले। अच्छा। जबकि उसकी जगह बीफ ब्रीड को आप उनके डे ओल्ड कॉफ को भी स्लॉटर कर रहे हैं, तो उनकी हमें जानें बचानी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि अब पाकिस्तान आर्मी की गहरी दिलचस्पी है इस सेक्टर की बेहतरी में, तो उन्होंने कई इदारे कायम किए हैं प्राइवेट,
तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो काम हम नहीं कर सकते थे, हमारे चारों सूबों के लाइव स्टॉक 77 सालों से नहीं कर सके, वो उन इदारों ने वो काम कर दिखाया। देखें, सेक्सल टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट की एसटी जेनेटिक्स से, उन्होंने सीमेंट तैयार शुरू कर दिए, उन्होंने एम्ब्रियो तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिससे दुनिया में इनकलाब आया। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, जो उन्होंने कर दिखाया उससे फ़ायदा उठाना हमारे महकमा लाइव स्टॉक का काम है। जो सीमेंट प्रोडक्शन हो रही है, जो एम्ब्रियो, उसमें चारों सूबों के जो महकमा लाइव स्टॉक है, उन सीमेंट की प्रोडक्शन को फौरी तौर पे खरीदें और सस्ते अपने किसान को फराम करें। मुल्क में इनकलाब बपा। हमारी जो यील्ड है ना जानवर की, फी कस पैदावार है, वो 5 से 8 लीटर है। अच्छा। पूरे मुल्क में, पंजाब में और सिंध में, अंदरूनी सिंध में 5 से 6 लीटर भैंस की पैदावार है और कराची में 8 लीटर है, अच्छे कंसंट्रेट, अच्छी मैनेजमेंट की बुनियाद पे। तो दुनिया की जो भैंस और गाय दूध दे रही है वो 100 लीटर रोजाना तक दे रही है। हमें कम से कम भी 40 लीटर रोजाना पैदावार की। अच्छा, हमें मुझे लास्टली ये भी बताइएगा, ये जो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से हमने बात सुनी थी, खबरें भी शेयर की, उससे कितना फायदा आपको हो रहा है और कितनी जिसमें बातें की जा रही हैं कि डेयरी बरामदात को भी बढ़ाने का एक हदफ है, वो कितना हकीकत पसंद आना है? देखें जी, डेयरी बरामदात की जो बात की जा रही है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मलेशिया से माहिदा, ये इतने मिलियन टन गोश्त की एक्सपोर्ट, आप 1 किलो भी नहीं बेच सकते जब तक आप फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर ना करें। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ठीक हो गया। शाकिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हुज़ात, शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम इस्लामाबाद में। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन वज़ात, मुल्क इस वक्त कई संजीदा चैलेंजेस से दो चार है। कहीं किसान अपनी फसल का मुनासिब मुआवजा ना मिलने पर परेशान हैं, कहीं बड़े शहरों में तरक्याती मंसूबे सवालिया निशान बने हुए हैं और कहीं शहरियों की जानो माल, फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी मसाइल के बाइस खतरे में है। इसके अलावा कौमी सलामती और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त हो रही है और इन्हीं अहम और अवामी नौयत के मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे यही बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, यानी आपकी पार्टी ये कह रही है कि मुल्क में आलू का बहरान है, फिर किसान से आलू 10 रुपए किलो खरीदा भी जा रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी इस मसले के हल के लिए क्या कुछ कर रही है? अभी आपके सेगमेंट से पहले ही हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद थे और वो भी इसी रिलेटेड बात करते कि किसान खुश नहीं है, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। हमारे पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा जो चुन साहब और मंजूर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि देखिए ज़राअत का बहरान है और फौरी तौर पे ज़रूरत है कि एक पैकेज जो है वो किसानों को ऐलान किया जाए, और अगर नहीं करा तो ये बहरान लोगों को सड़कों पे ले आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी क़यादत जो है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। देखिए ये बात तो सही है, बीट के बहरान ने किसान की कमर तोड़ दी है, गेहूं के बहरान ने। ये भी आपको पता है कि कॉटन की फसल भी पिटी है, 13 मिलियन बेल्स होती थी, 5.5 मिलियन बेल पे आज हम आ गए, आधी से भी कम। तो शुगर केन में आपने देखा है कि जो उसकी प्राइजेस में इश्यूज हैं। फिर चीनी की कीमत आपने देखा 230 रुपए पे पहुंच गई है, लेकिन काश्तकार को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने उन्हें ये कहा है कि ये अशद जरूरी हो गया है कि ज़राअत के शोबे को आप रिवाइव करें। पाकिस्तान का जो ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था वो था ज़राई सनती पाकिस्तान, यानी ज़राअत से उगाओ और उसको पैदा की हुई एशिया को सनत में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करो। हम
ज़रात को आस्ते आस्ते भूलते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की ताकत है, सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम दुनिया का, वो पाकिस्तान में है। 4 सीजन मौसम की वो पाकिस्तान में है। और उसके बाद सबसे बड़ी इरिगेशन पाकिस्तान में, जफाकश किसान, सस्ती मजदूरी में वो पाकिस्तान में है। सूरज, शम्स, तो आपने अपनी वो स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है ज़रात के शोबे में, उसको इस्तेमाल करें। वो ज़रात का शोबा ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है। हमें आज देखिए माशाल्लाह $4 बिलियन एक्सपोर्ट राइस की हम पहुंच गए हैं। तो हमने अपनी ज़रात को बचाना है, हमने इसको डाई नहीं होने देना। ज़रात का शोबा अगर मर गया तो किसान मर गया, और किसान मर गया तो इस पाकिस्तान मुल्क मर पे आप समझ लीजिए कि मुश्किलात बहुत बड़ा बहरान आ गया है। बिल्कुल। लिहाजा हमने उन्हें बताया है कि बीबी के दौर में सूद के कर्जों पे इंटरेस्ट माफ किया कर, कर्जों पे, ज़राई कर्जों पे इंटरेस्ट माफ कर दिया गया था। अगर वो खुद समझते हैं कि हालत इतनी बुरी है, किसान बिल्कुल बुरा हाल है उसका, उसकी एक के बाद एक पिटाई हो रही है, तो खुदारा उसके ज़राई कर्जों पे सूद माफ करें। आपने उसको संभालना है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आप उसको इससे मरते नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ने उसके लिए आवाज उठाई है, हम उनके साथ हैं। अगर हम अलाइज हैं, वो हमें एक रिस्पेक्ट देते हैं, अलाइज पार्टनर समझते हैं, तो हमारा ये डिमांड है उनसे कि किसान को, ज़रात को तरजीह बुनियादों के ऊपर बेल आउट कराया जाए, पैकेज का ऐलान किया जाए, सूद की जो रिकवरी है बैंकों से ज़राई कर्जों पे वो मुअत्तल की जाए, जैसे बीबी के वक्त में भी हुआ था। ये कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा आपसे। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमें डर है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ना मुझे ये करे। बताइएगा कि आप भी ये कहती है, आप भी ये कह रहे थे पिछले दिनों हमारे साथ बात करते हुए, कराची के मसाइल का जो हल है वो इल्ज़ाम तलाशी से तलाश नहीं किया जा सकता। अब मेरे कराची की जानिब से सड़कों का, कॉरिडोर्स का और पुलों के बड़े मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये कैसे यकीनी बनाएगी कि ये मंसूबे महज ऐलानात तक ना रहें, बल्कि मुकर्ररा वक्त में शफाफ अंदाज में मुकम्मल हों और कारकर्दगी में कोताही भी ना बरती जाए, और जो कोई कोताही बरते उनके खिलाफ कार्रवाई हो? फिर देखिए, ये बड़े खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची का एक पैकेज बनाया है, शायद 300 या 400 अरब रुपए का है। और उसमें वो तमाम मंसूबे हैं जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची में पानी की निकासी और पानी की सप्लाई को, और जो कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर में बुरा हाल हुआ है जी। उसको बहाली के लिए वो हंगामी बुनियाद पे काम करेगी। और मोहसिन नकवी साहब को उस पैकेज का जो है एक सुपरवाइजर कह लें या वफाक की तरफ से उनको नामजद किया गया है। बड़ी खुशाइन बात है। कराची डिजर्व करता है, कमा के देता है 67% रेवेन्यू, और पूरे मुल्क के लोग जॉब्स के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन कराची में रुक गया है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना होगा, और ये मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का और वफाकी हुकूमत का कि उन्होंने कराची को तरजीह बुनियाद के ऊपर ये माली पैकेजेस का ऐलान करा है। अब इसको जितनी जल्दी शुरू हो और वक्त पे ये कंप्लीट हो तो आप कराची में एक बार तब्दीली और बेहतरी महसूस लेकिन करें। सर मुझे हमने देखा कि कल भी कराची के इलाके सदर में एक इमारत में आग लगी है अगेन दोबारा। अब जाहिर है इस तरह के वाकयात का बार बार होना फिर बहुत सारे सवालात को भी जन्म देता है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि अगर हम सूबे की बात करें तो सूबे में जो फायर सेफ्टी के मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उनमें क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है और अमली इकदाम इस हवाले से क्या किए जा रहे हैं? सदर मेरा हल्का है जहाँ पे ये वाकया हुआ है जी, और मैं भी राब्ते में था और मेयर साहब भी वहाँ पहुंचे थे। मैं तो इस्लामाबाद आया हूँ, इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का। लेकिन ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, इसकी एक वजह तो ये है कि हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है बिल्डिंगों का, दुकानों का, वो म्यार का नहीं है। और जरा सा कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ होता है तो आग फैल जाती है। लिहाजा कराची में मेयर साहब ने भी
और इंतजामिया ने भी सील की, और कराची की इंतजामिया ने सील की 150-200 दुकानें जिनका म्यार जो है वो स्टैंडर्ड पे नहीं उतरता, और उन्हें नोटिस दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इनको म्यार को बेहतर करें। वायरिंग लूज है, जॉइंट्स हैं उसमें, और दूसरी जगह लटकते हुए तार हैं जो हैजर्ड हैं, और आग लगने की वाकयात हो सकते हैं, ये इंतजामिया महसूस करती है। तो उनको वो दुकानदार ओनर्स जो हैं वो उसको सही करें, फिर सर्वे होगा और फिर दुकान दोबारा खुलेगी, क्योंकि वो इस हालत में दुकान चलाने की काबिल नहीं है। वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, खतरा है जो हम अच्छा अफोर्ड मिर्जा नहीं साहब, कर कल सकते। हमने आपकी तकरीर भी सुनी बलूचिस्तान के इशू में असम्बली इजलास के दौरान। सो मुझे बताइएगा, सेशन की कार्रवाई में कौन से अहम नुकात थे जो सामने आए, और क्या इस तरह की मनसूबाबंदी की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को थोड़ा सा एक ऐसे तनाजुर में लेंगे जहाँ पे भारत के किरदार को भी हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस तरह से भारत स्पॉन्सर्ड करता है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को। देखिए, कौमी असम्बली में 2 दिन स्पीकर साहब ने कोई बिजनेस सब सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। हमारे कॉल टेंशन नोटिस थे, हमारे बिल्स, स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्टें थी, सब रोक दी। उन्होंने कहा 2 दिन से बलूचिस्तान पे बहस होगी, और हम सब ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उसमें सीनियर लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, महमूद खां अचरजई जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, इन्होंने भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सब ने अफवाज पाकिस्तान को पूरा अश्योरेंस दी है, अपना यकीन दिलाया है, और सब ने कहा कि वहाँ के लोगों को अब इनफ इज इनफ। उन्होंने बॉर्डर लाइन जो है वो क्रॉस करी है, रेड लाइन क्रॉस कर ली है। लिहाजा हमने नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सख्त से सख्त इकदाम लिए हैं और लेने भी पड़ेंगे आगे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि इनके ताने बाने जाके इंडिया से मिल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंपों से मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन उधर असला की फराहमी और जो ट्रेनिंग है और उनकी इंटेलिजेंस वर्किंग जो वहां से की गई है, तो ये सब चीजें नहायत खतरनाक हैं। और एक पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हमने उन ममालिक से भी शिकायत की है, और हम अपने भाइयों को भी कह रहे हैं कि ये सर्फ पर्सन तो आपका भी है, तो इसके अगेंस्ट आप रॉकेट लॉन्चर्स लेके कोयटा में सड़कों के ऊपर घूमे, नारे लगाएं, पाकिस्तान के बैंकों की 3 बैंकों को आप लूटें, और हमारे नौजवानों को, हमारे मासूम शहरियों को, ख्वातीन को आप शहीद करें, तो फिर ये मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हो जाती है अफवाज पाकिस्तान की, और लॉ अबाइडिंग जो सिटीजन है उनकी हिफाजत के लिए भी हमारी ज़रूरत, और फौरी तौर पे ये ज़रूर हो जाता है कि हम आपको कंटेन करें। जी। और उसके लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो अब तक किया है उस पर हमें बड़ा फख्र है, सही। और आइंदा भी आप देखेंगे कि वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि इनके और इनके ताने बाने वाले जितने भी हैं उन सबको एक मैसेज मिल जाएगा, पाकिस्तान एक कोई दूसरा आम मुल्क नहीं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और हमारे मुख्तलिफ मराइल में हैं जो हम अपनी सिक्योरिटी को महफूज रखने के लिए इकदाम हम उठाते हैं, उठाएंगे और उठा रहे हैं। और ये बड़े वाजे मैसेज है कि तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पे एक हैं। हमारा एक मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अफवाज पाकिस्तान को हमने सपोर्ट करना है, और हमने कंडेम करा है इन हमलों को सब सियासी जमातों ने। मैंने तो आज अपनी तकरीर में कहा था सही। कि नेशनल एक्शन ठीक हो। नेशनल एक्ट के हवाले से भी बात की है, और थैंक यू सो मच मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर। यहाँ पर लेते एक न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
ये क्या हो रहा था? वो कौन था? आप मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? वो असली है, आप असली? मैं भी असली और वो भी असली थी। अच्छा, कोई फर्क और ये नजर आया कौन सी आपको? ट्रेन में फिर रही थी? कब आप गई हैं लंदन वगैरह? ये मैं एआई की दुनिया में थी और क्या आपको ऐसा लगा कि मैं फेक हूँ? हाँ, मुझे तो मैं महव था कि ये गजल कहाँ पहुँच गई हैं और किस अंदाज में, ये कितना एक क्या कहते हैं गुस्से वाला फिल्मी सीन कर रही है गजल। लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ होगा कि अभी देखें, अभी मेरी शक्ल देखें और वो मेरी शक्ल देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि मैं नहीं हूँ। ऐसा ही लग रहा है, देखने वाले पहचान जाएंगे कि ये ये गजल गजल ही है। लेकिन मसला ये है कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमेशा हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि ये क्या है। हसनैन लियाकत गजल अशरफ। चले, ये तो एक दूसरी तरह की बनाया गया है। लेकिन वैसे हम जो अमूमन बात कर रहे होते हैं एआई के हवाले से, जिसमें हम ये अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या चीज सही है, क्या चीज और ये जो गलत विजुअल्स है। अभी भी चल रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के विजुअल्स हैं, लेकिन हाँ ये जी। गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, ये भी एआई क्रिएटेड है। एआई क्रिएटेड है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा यूसुफ साहब, जो मसनूई ज़हानत के शो में एक मारूफ नाम है। ग्रोथ ग्रिड के बानी हैं, जहां एआई की मदद से ब्रांड्स के लिए कम खर्च में आला मयार का डिजिटल मवाद भी तैयार किया जाता है। मुर्तज़ा यूसुफ का मकसद टेक्नोलॉजी को हर नौजवान तक आसान बनाना है, इसीलिए वो school.com पर एक मुफ्त कम्युनिटी भी चला रहे हैं, जहां नौजवानों को अमली और मुफीद एआई स्किल्स सिखाई जाती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि नौजवान नस्ल एआई को मुस्बत तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकती है, कैसे पैसे कमा सकती है और कौन सी महारतें सीखना ज़रूरी हो अब इस दौर में। बिल्कुल ऐसे। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपने कमाल कर दिया, जिस तरह की गज़ल की आपने वीडियो बनाई ना, मुझे लग रहा था कि ये एंकर से एक्टर तक का इनका सफ़र हो चुका है। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग टू सुबह की सोच। एआई असल में है क्या? हम एआई के हवाले से सुनते हैं, बहुत सारे आपसे पहले भी हमने सेगमेंट किए, लेकिन किस तरह से एक आम नौजवान का ये कैरियर तब्दील कर सकती है, या फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको किस तरह से एक आम आदमी अप्लाई कर सकता है? Thank you so much guys for having me on the show itself. एंड गजल, आपने देखा होगा कि आप में टैलेंट है, वाकई में आप फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। हाँ। जिसमें टैलेंट नहीं था उसको उन्होंने कार्टून बनाया है। हाँ। नहीं, टैलेंट में भी बहुत है। इंशाल्लाह जब आपको वक्त जरूर मिले तो ऐसी क्रिएशन जरूर कीजिएगा हसनैन के हवाले से भी। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। सो आपने जो एआई का मुझसे सवाल किया, सो बेसिकली आजकल तो सबको पता है कि एआई इज ऑलरेडी देयर। चैट जीपीटी हो गया और ये सारी चीज़ें अब डेली लाइफ में बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, इससे इस्तेमाल भी करते हैं। बट ये चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें जो है, आप उसको एक लेवल फर्दर यूज़ करके आप एक साइड इनकम का भी सोर्स इसको बना सकते हैं। अब जैसे डेली लाइफ की आपने बात की, सो बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि स्क्रीन के ऊपर है, और आजकल ई कॉमर्स का दौर है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, सेलिंग ऑनलाइन होती है। सो उसके अंदर आप एआई का यूज करते हुए आप अपना एवेटार, इसको जो अभी गजल का आपने जो फुटेज देखा, दैट्स हर एवेटार, उसका एक अवतार बना के आप उसके थ्रू अपने मैसेज डिलीवर कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू बी ऑन द कैमरा योरसेल्फ। सो आप चीज़ें ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो एआई की मदद से आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। देन उसके आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप अपना एक प्रॉपर चैनल बना सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड देन यू नो दैट इंस्टाग्राम इज समथिंग दैट यू कैन अर्न सो मच आउट ऑफ इट। बट व्यूअरशिप, फॉलोअरशिप, आप एक अपना नाम कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सो एआई महदूद नहीं है किसी चीज के लिए, सिर्फ इस लामहदूद चीज है। बट द ओनली थिंग इज कि आपको सोचना उसको इस तरीके से है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, एंड चैलेंज इट टू डू थिंग्स फॉर यू। एआई, अभी आपने जितनी भी चीजें देखी, ये तो स्टार्ट है, इससे बुरा नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। सो गेट ऑन टू इट, इसको समझना शुरू करें, स्टार्ट लर्निंग इट कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, एंड देन इस्तेमाल करना स्टार्ट करें इसको, आप एक्सपेरिमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड टूल्स पे ही जाए, फ्री में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे आपने स्कूल की बात की, तो उसके अंदर आई गिव यू रिसोर्सेज, आई गिव यू टूल्स कि आप उसके इस्तेमाल करके देन ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं आप। अच्छा मुर्तज़ा, मुझे ये बताएं कि वही वाली बात हो गई कि इसमें अभी नॉलेज बहुत लिमिटेड है लोगों का। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए या फिर दीगर लोगों की बात की जाए, तो शायद अभी तक सिर्फ इसको असाइनमेंट से रिलेट किया जा रहा है या फिर कोई स्टडी से रिलेट किया जा रहा है। इसकी बाकायदा तौर पर जो क्रिएशन होती है, जिस तरह से माशाल्लाह आपने भी की है,
इस हवाले से भी नॉलेज लोगों को काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। दूसरी बात आपने अपने सवाल के जवाब में की कि यूट्यूब्स के हवाले से, तो मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो कि एआई से क्रिएट की गई थी, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो अब लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, और सेकेंडली किस तरह से इससे पैसा कमा सकते हैं? देखिए, जो YouTube की आपने बात की ना, जिसको डिलीट कर दिया था, उसमें दो चीजें हैं। एक तो एथिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी शोबे में चले जाएं। सो एथिक्स में ये है कि जैसे मैंने आपकी ये जो वीडियो फुटेज बनाई, अगर आपका मुझे कंसेंट नहीं होता तो आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते, देन वो गलत हो जाती है बात। और जो आप अब प्लेटफॉर्म्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई चीज एआई से क्रिएटेड होती है तो यू टैग इट एज कि ये एआई से जनरेटेड है, क्योंकि रियलिज्म इतना आ चुका है एआई के अंदर कि बहुत से लोगों को नहीं पता चलता कि ये सही है या गलत, आई मीन एक्चुअल पर्सन है या नहीं है। तो वो एक मार्क होता है, तो वो आपने देखना है। और वही सेम आपने जो बात वापस मुझसे की, वो ये कि इसके थ्रू आप अर्न कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मेरी फुटेज के अंदर एक बर्गर की फुटेज है, ऑलराइट। बहुत से, और पाकिस्तान में तो हम तो खाने पीने के शौकीन हैं, हर एक जगह पे आपको कोई ना कोई फूड शॉप या कुछ ना कुछ नया बिजनेस ओपन होता मिलता ही रहता है। सो आप उनके पास जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, इस तरीके से ना। तो आप उनको बोले कि मैं आपकी जो डिशेज है आप जो बनाते हैं उसका मैं आपको बना के दे सकता हूँ एआई के अंदर, एंड देन यू जस्ट टेक वो पिक्चर्स और उसकी फिर आप मजे मजे की वीडियोस बना के दे उनको, तो उनके सोशल मीडिया पे यूज हो सकती है। ये एक जेन्युइन तरीका है अर्निंग का। दिस इज 100% जेन्युइन तरीका, एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीवन कैन डू। इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। आप 18 साल से लेके 40-50 के भी हो जाए तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज। आप अपना खुद का बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करें, एसएमई का या किसी भी चीज का, सो आप उसी को, यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट दैट मच ना, आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल है और प्रोफेशनल क्वालिटी की चीजें आपको निकल के आती है बाहर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुर्सा, मुझे ये बताइएगा कि एक जब भी हम एआई के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है और ये खदशात जाहिर किए जाते हैं कि एआई बेसिकली नौकरियों को ख़त्म करेगा। सो आप ये बताइएगा कि एआई नौकरी को तो ख़त्म करेगा, लेकिन हम बहुत सारे एक्सपर्ट से ये भी सुनते हैं कि ये नौजवानों के लिए नए मौके भी पैदा करेगा। सो वो कौन कौन से नए मौके जो नौजवानों को मिल सकते हैं एआई के इम्प्लीकेशंस के बाद? अब जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि फूड फोटोग्राफी को लेके चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब फोटोग्राफी तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कैमरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर फोटोग्राफर खुद एआई सीख लेता है तो वो चले जाए अपना फोन लेके पिक्चर ले ले, और क्रिएटिविटी जो है वो दिमाग से आती है। एआई सोच नहीं सकता जब तक आप एआई को बताते नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो वो उसकी अक्कासी कर नहीं सकता। बिल्कुल। सो जॉब्स तो, अब जॉब्स खत्म होना जो है ना, ये बहुत कॉमन टर्म है कि जॉब खत्म हो जाएगी। जॉब खत्म नहीं होगी अगर आप अपने आप को रेलेवेंस रखते हैं मार्केट पे। अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट और इन चीजों के अंदर माहिर हूँ तो मुझे भी एआई के साथ रह के चलना है, बिकॉज कल एआई, मैं आज जो कर रहा हूँ वो एआई 5 मिनट में कर देगा जो मुझे 1 घंटा लगता। बट अगर मुझे उसके ऊपर कमांड है तो मैं ही क्यों ना 5 मिनट में करके सोल्यूशन दे दूं। तो यू हैव टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आ रही है सीखना है। नेगेटिव वे में लेके नहीं जाएगा, इसकी वजह से मेरी तो जॉब चली जाएगी। आप अपने आप को अपस्किल करते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब बहुत सारे लोग हैं ना, जिस तरह भी आपने बात की कि स्किल्स हैं, अगर हम अपने स्किल्स को एनहांस कर लेंगे तो कोई भी चीज़ हमें मात नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अब ये वेबसाइट, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये सीखा जा सकता है? क्या ये फ्री है, पेड है, कितना पे करना पड़ता है, या फिर आप जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं वो कौन सी ऐप है, वहाँ से जाके एक कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है या कोई भी मिडिल क्लास पर्सन सीख सकता है? देखिए, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स का जो ईमेल एड्रेस होता है .edu वाला, उसके अंदर बहुत एडवांटेज होता है, एंड बच्चों को हमारे यहाँ पे पता नहीं है इस चीज़ का। बहुत सी वेबसाइट जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं। यहाँ तक कि 1 साल तक गूगल के अंदर 1 साल तक के लिए आपको जेमिनाई, जो कि एआई है इसका, वो फ्री में भी मिल सकता है, जस्ट यूजिंग योर यूनिवर्सिटी या स्कूल ईमेल एड्रेस। तो एक ये चीज़ हो गई। इंटरनेट इज फुल ऑफ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड वो फ्री में अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम ओवरलोड कर लेते हैं, हम अपने आप को एक चीज़ पे फोकस नहीं रखते। सो जो मैंने स्कूल की जो कम्युनिटी अपनी बनाई है, उसके अंदर बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसमें ये नहीं होता कि आप ये कर लेंगे तो आप कल
2 लाख रुपए कमा लेंगे। ये जो है, ये इसको क्लिक बेट जो हम कहते हैं आजकल बहुत कॉमन है। तो ये यूट्यूब वगैरह पे यही मिलता है, डू दिस टू अर्न $1,000 और $2,000। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने सीखना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। फिर एडवांटेज ये होता है कि आपको एक कम्युनिटी चाहिए जो कि एग्जैक्टली आपकी जर्नी के अंदर साथ है। तो ये school.com है, उसके अंदर आपने जाके रजिस्टर करना होता है। मेरा वहाँ पे चैनल है, वहाँ पे आप रजिस्टर करें, और उसके अंदर फिर आपको अपने लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, प्रोफेशनल भी मिलेंगे। तो आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी एआई के थ्रू बनाएं, वहाँ पे पोस्ट करें, हम उस पर कमेंट करते हैं, सब उसको बताते हैं कि ये भी कर लिए, ये कर ले, वो कर ले, इस तरीके से ट्राई कर ले। सो एक कम्युनिटी सपोर्ट से आप अपने अंडरस्टैंडिंग और अपना स्किल सेट बहुत इजीली और राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल आती है वहां से। अब मुझे अगर किसी की जरूरत है और मुझे लग रहा है कि यार ये फूड के अंदर या लेट्स से ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इनका विजन बहुत अच्छा है, सो आई कैन ऑफर देम अ जॉब एज वेल। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। अच्छा, मुझे लास्टली मुर्तज़ा ये भी बताइएगा कि आपने ये बात की अपनी स्कूल ऐप के हवाले से, तो वहाँ पे अगर कोई शख्स है जिसको एआई के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी जाएगा तो वो भी जाके सीख जाएगा? और क्या वहाँ पे कुछ कम्युनिटी टाइप होती है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जॉब एकदम आपको ऑफर हो जाती है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो आपके टैलेंट को देखती हैं और आपको जॉब ऑफर कर देती हैं? या बेसिकली होता ये है कि स्कूल के ऊपर सब अपना अपना एक कम्युनिटीज बनाते हैं। जैसे मैंने ग्रोथ ग्रिड की अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, वहां पे हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग उसके अंदर शामिल होंगे। सो अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो उसमें पोस्ट कर सकता है कि आई एम लुकिंग फॉर लेट्स से वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको वहां मिल जाती है। फिर फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक के वहां पे मैंने कोर्सेज रखे हुए। सो आप वहां पे जाएं, सीखे उसे। अगर आप एडवांस है तो आपको बेसिक करने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली वहां से राब्ता कर सकते हैं कि मुझसे मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, कैन यू गाइड अस ऑन दैट? सो देन आई कैन मेक अ वीडियो और अ ट्यूटोरियल टू शो यू हाउ दैट्स डन। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मुझे भी बहुत लर्न करने को मिलता है लोगों से, एंड दूसरों से भी आपको लर्न करने के लिए वहां पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुर्तज़ा यूसुफ अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे एआई से रिलेटेड कि किस तरह से हम अच्छे सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं और किस तरह से अपनी स्किल्स को मजीद डेवलप कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मोहम्मद फराज ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ अपने नाम किया। मोहम्मद फराज ने 2025 DNFI इनोवेशन इन नेचुरल फाइबर्स रिसर्च अवार्ड जीत लिया है, जो कुदरती फाइबर्स के शोबे में जदीद और पायदार तहकीक पर दिया जाता है। मोहम्मद फराज की तहकीक में केमिकल फ्री और सोलर पाउडर तरीक़ों से केले और कपास के फाइबर्स पर मुश्तमिल मजबूत और माहौल दोस्त बायो कंपोजिट्स तैयार किया और पायदार तरीका उन्होंने पेश किया जो कम कार्बन के अखराज, मयारी जांच और अमली सनती इस्तेमाल के तकाज़ों पर पूरा उतरता है। इस तहकीक का इब्तदाई इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर गाड़ियों के अंदरूनी हिस्सों के लिए तजवीज़ किया गया। आज के इस सेगमेंट में हम इसी पे बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बात करने के लिए मोहम्मद फराज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू फराज फॉर योर टाइम। से पहले तो आपको बहुत मुबारक हो और हमारे देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए भी बताएं कि ये DNFI इनोवेशन नेचुरल फाइबर्स रिसर्च अवार्ड क्या है, इसमें आपकी क्या अचीवमेंट थी, किस तरह से क्या प्रोसेसिंग हुई, आपकी तैयारी कैसी थी? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और मुझे प्रेजेंट करने का मौका दिया। बेसिकली पिछले पिछले कई सालों से पूरी दुनिया एक मसला फेस कर रही है, द क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक्स। ये बेसिकली नायलॉन और पॉलिएस्टर्स और जितने भी प्लास्टिक्स हैं, इसने हमारे क्लाइमेट पर बड़ा इफेक्ट डाला हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट बड़ा इफेक्ट डाला हुआ है। तो यूरोपियन लोगों ने सोचा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए नेचुरल फाइबर्स इंट्रोड्यूस किए जाएं मार्केट के अंदर। तो उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहते हैं DNFI, डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव, कि नेचुरल फाइबर्स के अंदर एक ऐसी रिसर्च लाई जाए जो कि ना सिर्फ कमर्शलाइज हो सके, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो टोटली जो है ना सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पैक्टफुल हो, लोगों के लिए भी, और उस जहाँ वो मैन्युफैक्चर हो रही है उस एरिया के लिए भी, कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ वो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और दूसरे तीसरे चीज़ों पर भी उस पर उसका असर हो। तो इसी तरह बिल्कुल हमने लास्ट 3 इयर्स जब मेरा बैचलर्स था तो हमने रिसर्च करना शुरू की कि हम नेचुरल फाइबर, पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हमारा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कॉटन ही बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से फाइबर्स थे जिन पर रिसर्च नहीं हुई थी। उसमें से एक बनाना फाइबर्स था। तो बनाना फाइबर के अंदर हमने 3 साल से रिसर्च स्टार्ट की। जब सारी रिसर्च स्टार्ट की तो पता लगा कि यहाँ पर किसी ने काम भी नहीं किया है, इसकी एक्सट्रैक्शन भी अवेलेबल नहीं है, फाइबर ही एक्सपोर्ट होता है। तो हमने क्या किया कि यार हमने कहीं से एक्सपोर्ट नहीं करना, हमने पाकिस्तान की सिंध की सरजमीन जो कि इतनी जरखेज है, उसमें 90% पाकिस्तान का कुल किला लगा हुआ है, कई हज़ार एकड़ हैं। तो हमने वहाँ मशीन डेवलप की, उसको फिर एक्स्ट्रा फाइबर निकाला और हमने कहा था कि इस फाइबर की टेक्नोलॉजी को हम एक एडवांस लेवल तक लेके जाएं। तो हमने इसके तमाम एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग तमाम हमने जो है ना वो ऐसी क्लाइमेट फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखी कि वो कमर्शलाइज भी हो सके। और जब कमर्शलाइज हो तो वो तमाम प्रोस्पेक्टिव जो डीएनएफआई ऑर्गेनाइजेशन के थे वो पूरे कर सके। तो दैट्स वाई हमारी प्रिपरेशन ये थी कि हमने इसको ऑटोमोटिव, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो हमने इसको ऑटोमोटिव चूंकि कंपोजिट की फील्ड है और वहाँ ऑटोमोटिव में कंपोजिट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि वो गाड़ियों को लाइट वेट बनाना चाह रहे हैं ताकि फ्यूल कंजप्शन कम हो। तो दैट्स व्हाई वी यूज बनाना फाइबर्स बिकॉज दे आर वेरी मच लाइट वेट, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने उसको बड़ा अच्छा वूवन स्ट्रक्चर में, फर्स्ट एवर वूवन स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका बनाना फाइबर का। एंड देन वी मेक बनाना फाइबर कॉम्पोजिट फॉर द ऑटोमोटिव इंटीरियर्स, कि वो ऑटोमोटिव इंटीरियर्स के अंदर वो तमाम चीज़ों को पूरा कर सके जो कि एक स्टैंडर्ड होती हैं ऑटोमोटिव की सेफ्टी के लिए और उसको वर्किंग के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी रिसर्च है इससे आपने स्टार्ट कब किया था और कब आप की रिसर्च इस काबिल हुई कि आपने फिर उसके हवाले से अवार्ड भी जीती? और स्पेशली जो अभी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे तो इसमें थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सूदमंद साबित होगी। यू आर वेरी राइट। ये काम स्टार्ट हुआ था 2022 में, व्हेन आई वाज फिनिशिंग माय बैचलर्स के अपना बैचलर्स मुकम्मल कर रहा था। तो मैंने जो मेरी रिसर्च, जो मेरा रिव्यू था फ्रॉम डिफरेंट जर्नल्स, फ्रॉम जब मुख्तलिफ मीटिंग्स मैंने की विद प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड सुपर एंड द पीएचडी होल्डर्स एज वेल। तो मुझे एक गैप आइडेंटिफाई हो गया था कि यार पाकिस्तान के अंदर बनाना फाइबर ने किसी ने काम नहीं किया। सेकंड थिंग इज दैट कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाना फाइबर का वूवन स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, कि इसका वूवन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मुझे ये मालूम हो चुका था कि बनाना फाइबर के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, जस्ट लाइक जैसे कार्बन कंपोजिट इस्तेमाल होते हैं, ग्लास कंपोजिट इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर लेगा। सो ये रिसर्च 2022 में स्टार्ट हुई। देन व्हेन आई स्टार्टिंग माय मास्टर इन द सेम यूनिवर्सिटी आई गेट माय एक्चुअली स्कॉलरशिप। सो उस पे हमने दोबारा वर्किंग शुरू कर दी कि इसका फैब्रिकेशन कैसे की जाए। तो हमने फैब्रिकेशन पे इसके काम किया 1-2 साल, क्योंकि लैब्स के अंदर हमने काफ़ी जो है ना इसमें काम करते रहे। चूँकि हम कोयटा में हैं तो इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो सैम्पल्स के लिए बाहर कराची ट्रैवल करना, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रब्ते करना, उनके पास फैब्रिकेशन डेवलप करना। देन फैब्रिक डेवलप करने के बाद ब्यूटम्स ही की लेबॉर्ट्री में हमने जो ना मैंने अपने सुपरवाइज़र के अंदर डॉक्टर कासिम सिद्दीकी और जो जिसमें हमारी मुआवनत की नेचुरल फाइबर कंपनी डॉक्टर मोहम्मद फवाद फारूक, तो इन दोनों के अंडर जो ना फिर हमने कॉम्पोजिट डेवलप किया। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ऑटोमोटिव्स के अंदर क्यों क्यों हम ले गए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ऑटोमोटिव एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कॉम्पोजिट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाते हैं ऑटोमोटिव्स के अंदर, क्योंकि ऑटोमोटिव्स जितनी भी हैं क्योंकि उसमें ऑयल कंजप्शन कम करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए दे आर लुकिंग फॉर द लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ मटेरियल्स। सो दैट्स व्हाई वी आर लुक फॉर कि हम इसको ऑटोमोटिव्स के अंदर ले जाएं, क्योंकि वो तमाम स्टैंडर्ड्स भी पूरे हो रहे हैं और हम इसको एक हाई टेक चीज़ को बना सकते। सही। अच्छा फराज, मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम अक्सर बात भी कर रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज का मसला है, ग्लोबल मसला है। अब इसके लिए ये कितनी सूदमंद साबित हो सकती है और कार्बन अखराज के लिए इसमें कितनी उस हवाले से कितना इसमें बेहतरी आ सकती है अगर मजीद इसको एक्सपेंड किया जाए तो? ऐसी द थिंग इज कि बेसिक रीजन इज दैट कि कार्बन ही कम करनी है।
द रीजन इज दैट कि जब कोई कार जो है ना, जब हैवी होती है, मिसाल के तौर पे कोई ट्रक है, कोई कार है, बहुत हैवी है, तो इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। और ज़ाहिर बात है, जब फ्यूल कंज्यूम होगा तो कार्बन एक्सट्रैक्ट होगी कार से। जब आपकी कार लाइट वेट होगी तो उसके अंदर जो है ना, मतलब इतनी फ्यूल कंजप्शन नहीं होगी। दैट्स व्हाई ऑल द ऑटोमोटिव इंजीनियर्स आर लुकिंग फॉर द लाइट वेट एंड स्ट्रेंथ मटेरियल्स के वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे करें, और वो लाइट वेट इतना हो कि फ्यूलिंग कंजप्शन कम हो सके, ताकि कार की एफिशिएंसी बढ़ सके। सेकंड थिंग इज दैट कि एबीएस मटेरियल्स जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, दे आर टोटल प्लास्टिक बेस्ड। Yes. और प्लास्टिक्स की आपको पता है कि प्लास्टिक्स की एज 200 ईयर्स है। सो जब प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, एक तो वो फिर कार्बन एक्सट्रैक्ट होता है, देन प्लास्टिक यूटिलाइजेशन इंसान के लिए खतरनाक है। जब प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता तो वो लैंडफिल क्रिएट करता है। प्लास्टिक इज टोटली 100% अ प्रॉब्लम फॉर दैट। और नेचुरल फाइबर, बनाना फाइबर स्पेशली इसलिए कि बनाना फाइबर एक बेस्ड बनाना के स्टेम से एक्सट्रैक्ट होता है। अब मुझे मालूम होगा, आप मुझे यकीन है कि आपको मालूम होगा कि जो बनाना का जो स्टेम है, इट ओनली गिव्स फ्रूट वंस इन इज अ लाइफ। और जब वो अपना फल दे देता है तो फिर वो जाया होता है। जी। So that's why we are using natural fibers and actually we are utilizing the waste to create a high-tech composite for the automotives. ठीक हो गया फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद फराज हमारे साथ मौजूद थे। और ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा एक और इको फ्रेंडली सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के दौर में आपको पता है, जब बच्चों की सोच और किरदार स्क्रीन के जरिए तश्कील पा रहे हैं, तो वहाँ इखलाक, इक़दार, फिर दुरुस्त रहनुमाई पहले से कई ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। ऐसे वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं सेठ उसामा चित्राली साहब, जो एक सीनियर इदारा जाती तरक्की के माहिर हैं, जिन्हें इस शोबे में 17 साल से ज़ायद का वसी तजुर्बा भी हासिल है। वो कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों के साथ खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त वो सराहत इंटरनेशनल की क़यादत कर रहे हैं, और साथ ही नीपा और इसके साथ साथ PIM और PIDE में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म की समाजी और माशी उमूर कमेटी के साबिक रुकन भी रह चुके हैं, जहाँ पॉलिसी और समाजी तरक्की से मुतल्लिक अहम उमूर पर रहनुमाई फराहम की जाती है। उनका नुमाया और मुनफरिद इक़दाम ईमान और इखलाक है, जिसके तहत वो कहानियों, किताबों और डिजिटल मीडिया के जरिए बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद बच्चों को अच्छे और बुरे कामों में, चीज़ों में वाज़े फ़र्क समझाना, मजबूत उनकी किरदार साजी करना और उन्हें हमारी मजहबी और सकाफती इक़दार के मुताबिक सही समत देना है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो सेठ उसामा चित्राली साहब। सर थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग ग्रेट। एक बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया गज़ल ने, और ये प्रोजेक्ट्स हैं कुछ उसामा भाई के ईमान और अखलाक के हवाले से, जो कि बड़े ज़बरदस्त से हमने ये स्टोरी सुनी। उसामा भाई, एक काफ़ी लंबा पोर्टफोलियो भी है, पाइट जैसे इदारों में आप पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसके बाद ये आपको ख्याल कैसे आया कि आप ईमान अखलाक की जानिब या इस तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो कि सोसाइटी में एक चेंज ला सकता है? हर किसी की लाइफ में एक छोटा सा मोमेंट होता है जब आप फॉरेन में सर्विसेज कर रहे होते हैं, होता है कुछ ना कुछ मुल्क को डिलीवर करना है। सो ऑलरेडी ऑर्फनेज और इस तरह के प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे थे, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन कुछ करना। सो यहाँ आके मैंने एक चीज़ देखा कि जो मॉरल एजुकेशन हमारी, एक तो ये कि पुराने दौर में उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में काम तो हो रहा था, लेकिन एक टाइम आया कि हमने इसको सारा कंटेंट या तो हमने टोटली वेस्ट से लिया, या हमने वो कंटेंट लिया जो बच्चों के भी एज का है नहीं, अट्रैक्ट करता है वो कंटेंट, लेकिन वो बच्चा एज वाइज जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमने कोशिश की कि वाई नॉट एक ऐसा कंटेंट हो जो बच्चे को हम अच्छाई या बुराई बताते हैं वो बच्चा विजुअलाइज कर सके। सो उसमें हमने ईमान अखलाक टॉक, जैसे इसमें ईमान बड़ी बहन है, अखलाक छोटा भाई है, फिर जो हमने बच्चे को अच्छाई या बुराई समझानी या बतानी, सो हमने कोशिश की कि उसका कैरेक्टर इसमें पोर्ट्रे करें। जैसे इसमें जालिम, मजलूम, ज़मीर, बेज़मीर, फिर जैसे मैं शेयर किया हासिद का, सबसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि हासिद दिखाना तो हसद का था कि क्या ऐसे दिखाया जाए कि हासिद इज काइंड ऑफ शैतान इन योर स्टोरी। नहीं, वो फासिद है। अच्छा, वो फासिद है। हाँ, फासिद को जो है ना, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने कहा ना, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि मना किया जाता है ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। तो असल जो है फासिद होता है कि इंसान की नेचर बन जाए तो वो फिर नहीं देखता अच्छाई या बुराई। तो हमने उसको भी कैरेक्टर में मेनली जो है ना उसको किया।
और इसमें ये कि फिर हासिद के ना हमने जैसे था कि किस तरह समझाएं, तो हमने फिर उसकी दो बेटियां बना दी, दोगली और चुगली। तो ये सारा इस तरह का है कि एक कनेक्टेड बुक्स हैं 1 to 7 तक। फिर अभी हमने स्टार्ट इसी से किया था, लेकिन जैसे ही चलते गए अब ना इसकी कलरिंग बुक्स इंशाल्लाह आ रही है। फिर ऑडियो स्टोरी पोर्टल आ रहा है इस टाइम, जो आपने जैसे बात की टेक्नोलॉजी की, हमने देखा कि बच्चों में लिसनिंग रिटेंशन ख़त्म हो गई है। मतलब आप छोटे बच्चे के पास भी जाएं तो वो 6-7 सेकंड के बाद ट्रिगर होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है। और अभी जैसे हुकअप्स और इस तरह के लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं कि इवन रील दिखाने के लिए भी आपको कोई हुकअप क्रिएट करना पड़े, सुनने की आदत ख़त्म हो गई। तो हमने उसके लिए ऑडियो लिसनिंग पोर्टल भी जो है बच्चों के लिए वो किया है। और पेरेंट्स के साथ हम यही कह रहे हैं कि बच्चों को आधा घंटा कम से कम दिन में आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आप बच्चे को कुछ सुनाएं। तो अभी उसके लिए जो हम साथ में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि अभी हम जिस दौर में है ना, जिस तरह से भी आपने भी कहा, हुक की बात भी की आपने, लेकिन अब जो है किताबों का रुझान उस तरह से नहीं रहा, लोग नहीं पढ़ते। इन किताबों के बाद आपको अभी तक फीडबैक कैसा आया? असल में ये होता है कि किताबें पहले यही था, मेरी भी सोच थी किताबें पढ़ते नहीं। मेरे ख्याल से मुझे लोग अच्छी किताबें ढूंढते हैं, लोग कंटेंट पढ़ते हैं। लोग कंटेंट देखें। अच्छा, और जो बच्चा है ना, बेसिकली जो बच्चा कंटेंट नहीं पढ़ता, बच्चा जो है एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड में होता है, उसकी इमेजिनेशन बिल्ड हो रही होती है। सो वहाँ अगर आप आप इसे बताएंगे ना कि बेटा सच बोलो, सच बोलना अच्छी बात होती है, वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसे एक स्टोरी सुनाएंगे, एक बंदा था उसने सच बोला, जैसे आपको याद हो हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमान का एक वाकया, मतलब हम हमारे हाँ जे वाली, वो हमें सब ने सुनी हुई है और वो शायद हम रिलेट भी करते हैं। यार ऐसे कौन कर सकता है? अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं फ़िक़्ह से ज़्यादा ये जो बड़ों के वाक़यात हैं मैं इनको अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये इंसान को आदाब और अखलाक सिखाते हैं। बेशक, ठीक है। और ये पुराने दौर से, अच्छा जो स्टोरी टेलिंग है, मैं जाऊँ पीछे देखिए कुरान में भी नहनु वो अहसनुल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, कि हमने जो है अच्छे अंदाज में जो है किस्से बयान किए ताकि तुम लोग जो है वो इसको समझ सको, गफलत से बच सको। तो वो जो है ये इंसान की नेचर है कि वो जब एक स्टोरी, एक सिचुएशन, एक नरेशन से, इसीलिए देखें ना मॉडर्न डेज वर्ल्ड में आज भी सादी रूमी को वेस्ट में जिसे कहते हैं ना मॉडर्न डेज बाइबल के तौर पे उनकी राइटिंग्स को ट्रीट किया जाए। तो ये जिसे कहते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा हेल्प करती है वो ये चीज़ है कि आप उनको स्टोरी बेस पे कोई चीज़ समझा दें, उसको विजुअलाइज कर लेते हैं और फिर उनके साथ चलती रहती है। और सर इसका इम्पैक्ट किस तरह का आ रहा है? और बच्चे जिन्होंने ये पढ़ी हैं वो फीडबैक आप लाजमी तौर पे आपने उनसे भी लिया होगा। माशाल्लाह से आप अभी बता रहे थे कि 14,000 के करीब तो आप लोगों को ग्रैब कर चुके हैं। सो आगे कितना बड़ा आपने टारगेट रखा हुआ और किस तरह का फीडबैक आ रहा है? अच्छा, फीडबैक ये है कि हमने ना इस बुक के अंदर से, क्योंकि हमने स्कूल्स के साथ इसको कनेक्ट किया और स्कूल्स के साथ करें, हमने इस बुक का एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया। हम इसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ले आए हैं। अच्छा। बच्चा एक किस्म की जो है वो गेम खेलता है पोर्टल पे जाके, ठीक है, हम उसे एक्सेस देते हैं एक टाइमिंग के लिए। वो जब गेम खेलता है हमें उसी से उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो जाती है। अच्छा। दूसरा, आप अगर इसकी एक्टिविटी शीट को देखेंगे तो वो ना डायरी टाइम है, उस बच्चे को एक्टिविटीज़ करनी है, उसने ये नहीं बताना अच्छा सच्चाई क्या होती है, उसको ये है कि आज मैंने सच बोला कि नहीं। ये उसको जो है ना हमने जैसे कहते हैं एक्टिविटी शिफ्ट किया। फिर हमने इस बुक के अंदर ना अभी जो बहुत बड़ा मुझे गैप नज़र आया कि हमारे यहाँ ना कुछ प्राइवेट स्कूलिंग ने भी कुछ ऐसी फैसिलिटेशन क्रिएट कर दी और क्या हुआ, पेरेंट्स ये समझते हैं बस बच्चा स्कूल भेज रहे हैं ना तो बस हमारा काम खत्म हो गया। मुझे लगता है कि बच्चा स्कूल, हाँ 6 घंटे स्कूल में, बाकी टाइम आपके पास है। अब हमने भी जब ये पायलट शुरू किया तो हमने जैसे एक बच्चे ने बाकायदा स्टोरी शेयर की कि हम जब उसको बता रहे झूठ नहीं, वो कहता है मैं घर गया तो अब्बू ने कहा बेटा वो अंकल आएंगे तो उन्हें बताना मैं घर पे नहीं हूँ। तो कहता है तो बाबा ने तो मुझे ऐसे कहा तो अब मैं क्या करता। ठीक है, तो हमें लगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ही बहुत ज़रूरी है। फिर हमने इसके अंदर पेरेंट्स को भी प्रॉपरली इन्वॉल्व किया इस करिकुलम के अंदर। तो इसकी वजह से हम ये है कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें कि अखलाक सिर्फ एक सिस्टम से, मतलब एक स्कूल के या बुक से अच्छा नहीं होगा, जब पूरा इन्वायरमेंट जो है वो मिल के काम करेगा, एक जैसे कहते हैं इकोसिस्टम बनेगा, तभी कुछ ना कुछ। अच्छा उसामा साहब, मुझे बताएं, अब यही सीरीज आपने कहा कि ग्रेड 7 तक जाएंगी, बिल्कुल, तो उसमें भी ईमान और इखलाक की सीरीज आपको? बिल्कुल, ये पूरी कनेक्टेड स्टोरीज हैं। फिर इसमें अभी एक काहिलिस्तान है, अच्छा, फिर एक मुतकब्बिर कॉलोनी है, काज़िब कॉलोनी है। ईमान अखलाक ने उसको एक जैसे कहते हैं सुपर हीरोइक एक वर्जन है। ईमान अखलाक का रोल जो है वो स्टार्ट से शुरू हुआ है, सुपर हीरो वर्जन आएगा, लेकिन इम्तिहान बढ़ते जाएंगे। वो हमने उनका नाम रखा राया और नसीर। तो राया और नसीर जो है बेसिकली अरबिक मीनिंग में मुहाफिज, ठीक है, और जैसे कहते हैं मुहाफिज के उसमें। सो हमने वो एक कॉन्सेप्ट रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि आप अपने तौर पे कैसे जो है वो एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, एक जो है अपनी उम्र में होते हुए भी।
ठीक हो गया जी। सेठ साहब हमारे साथ मौजूद थे और ईमान अखलाक के हवाले से बात कर रहे थे। इनके कुछ तो हमारे पास हैं, बाकी साल ग्रेड तो इनके बैग में पड़े हुए हैं ख़वातीन और हज़रात। लेकिन डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टार्ट में आप देखेंगे कि कैरेक्टर 2 हैं, दूसरे ग्रेड में आप देखेंगे तो कैरेक्टर 5 हैं। इसी तरह से कैरेक्टर्स भी बदलते जा रहे हैं और उसके साथ साथ इम्तिहानात भी बदलते जा रहे हैं कि ईमान अखलाक को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।